तो अपन ऐसा करते हैं। बाबा जी का एक ऑडियो है मेरे पास, ऐसे मैं जस्ट अभी देख ही रहा था। तो वनस्पतियों में कैसे और जीवन कैसे है, इस तरह पर कोई बातचीत हो रही है, उसको एक बार सुन लेते हैं। 7-8 मिनट का है। फिर अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे और कुछ और इनपुट ठीक मिल है। जाएगा अपने को। अब आवाज आ रही है ना बाबा जी की? जो भी मैंने ऑडियो चलाया था वो आवाज आई थी आप लोगों को? नहीं, आवाज नहीं आई। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, ऑडियो की नहीं आई है। अच्छा, तो इसको पहले लगता है शेयर करना होगा, नहीं? एक मिनट। शेयर स्क्रीन, शेयर साउंड, शेयर। एक मिनट। ये जो प्राणकोश है, प्राणकोश से रचित शरीर को जीव कैसा कह लिया? अभी ठीक है, आ रही है आवाज? इसी आधार पर हम आपसे कहता रहा, अभी आ रही है। तो नहीं कह रहे हैं। इस आधार पर कहते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। यही उनमें मुख्य अंतर दिखता है। बाकी सारे सारे चीज करीब करीब इनके अनुसार एक झाड़ पौधे जैसे ही है। ठीक है, पत्थर जो है ना अपना भोजन नहीं बनाता है, ये अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, मान लिया। ठीक, तो कहना है ये प्राण कोशाएं जो है ये मूलतः एक प्रजाति की होती है। उसमें प्राण सूत्र होता है, रचना विधि होती है। उस प्रजाति की बीज में वो रचना विधि सहित कोशाएं होते हैं। उसके अनुकूल परिस्थिति में जो जितने भी रसायन द्रव्यों को चाहिए वो संप्राप्ति होने की पश्चात वो प्राण सूत्र अनेक कोशाओं में अपने को बदलता चले जाता है, बढ़ाता चले जाता है। इसको प्रजनन क्रिया माना जाता है एक प्रकार से। प्राण सूत्र में रचना विधि निहित रहती है। कोशा में प्राण सूत्र निहित रहता है, हर प्राण कोशा में। और बीज में फिर बता रहे हैं ना, बीज बता रहे हैं। तो क्या होता है, ये हुआ बीजा की स्थिति होता है। तो क्या होता है, बीजा में प्राण सूत्र और रचना विधि संपन्न दो बहुत अच्छी जो वस्तु है। एक बीजा के पूर्व रूप स्तुषी नाम की एक आकार रहता है। कोई भी बीजा को फोड़ करके देखा जाए, उसके अंदर वो जो पेड़ का एक बहुत सूक्ष्मतम स्वरूप बन करके रखा रहता है। ठीक है, उस स्वरूप में वो प्राण कोशाएं वो सूख करके बने रहते हैं। बीजा में सूखे हुए अवस्था में रहते हैं। वो जिसको अभी फ्रिज में उसमें इसमें रखना चाहते हैं, 1 वर्ष वो बीजा में वो हर स्तुषी वो सुरक्षित रहता है। इस वर्ष का बीजा आगे वर्ष तक बिल्कुल कामयाब है। हम लोग डालते ही हैं, वो बीजा उगता ही है और उसमें से किसी परसेंटेज नहीं भी उगता है। मैंने 100 बीजा डालने पर 2-4 कम भी उगता होगा। तो ये बात हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो स्तुषी के रूप में होता है जी। स्तुषी में और प्राण कोशा में फिर क्या अंतर होगा? क्योंकि स्तुषी का स्वरूप जो है ना, झाड़ को छोटा छोटा करते करते तो उसका एक सूजी के नोक के बराबर या सूजी के नोक के बराबर छोटा स्वरूप बनाने पर जो होता है, उसमें वो प्राण कोशा सूख करके बैठा रहता है। स्तुषी जो होती है वो तो आंखों से दिखती है, मूंगफली का, चने का। हाँ, सब वैसे ही हर बीज में लिखते रहता है। वो काफी बड़ा होता है। हाँ, ठीक है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि स्तुषी में एक ही प्राण कोशा होता है या कई प्राण कोशा? हाँ, वो बात है, ये बात। तो उसमें क्या रहता है, एक से अधिक प्राण कोशा रहता है। मैंने वो वहां भी सेफ्टी मेजरमेंट है। तो कई 10-10, 5-5, 20-20 कोशाओं से वो स्तुषी बना रहता है। वो सूख करके वहां बैठा रहता है। वो रासायनिक द्रव्यों को पा करके वो वो होने लगता है, अपने जैसा प्रतिरूप बनाना शुरू करता है।
प्रतिरूप बनाना शुरू करने के बाद वो इतना स्पीड से बनाता है, जितना स्पीड से वो झाड़ बढ़ना है उसी स्पीड से उसमें बनना शुरू कर देता है। पहले वो जहां स्तुषी रहती है वहीं पहले 1 को 4 10 बनता है, उसके बाद अंकुर होने के बाद उसका तने में वो ये मल्टीप्लाई होता है, प्रतिरूप बनना शुरू कर देता है। ऐसा व्यवस्था है। अभी जितने भी झाड़ है उसका जो कोशावंग का प्रतिरूप बनता है वो तने में बनता है। सारदार रसदार तने में ये प्रतिरूप बनता रहता है। ऐसा है काम। पुनः बीज बनता है, बीज में पुनः निहित होते हैं। इसका नाम है बीज वृक्ष न्याय। ठीक है, ये ऐसा बनी हुई महाराज, हर बीजा की गति है। तो वो प्रश्न अभी छूटा रह गया कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता। जीवन नहीं है। सांस लेने की, सांस छोड़ने की प्रक्रिया है, जीवन नहीं है। ये सांस लेना, सांस छोड़ने का काम प्राण कोशिकाओं का है। शरीर को, शरीर में भी सांस छोड़ना, सांस लेने की प्रक्रिया होती है। शरीर जीवन नहीं है। कितना बड़ी भारी बात बैठा रहती, शरीर जीवन नहीं। तो एक प्रयोग किया गया है, एक पेड़, 2 पेड़ छोटे छोटे पौधे लिए गए। एक पौधे के पास एक दुखी आदमी जाता रहा या क्रोधित आदमी जाता रहा, तो उसकी वृद्धि में दूसरे प्रकार का लक्षण देखा गया, कम वृद्धि। क्या बोले? एक पौधे को गमले में रखकर एक क्रोधित आदमी पानी देता रहा, खाद देता रहा, और उसकी वृद्धि कुछ कम है। उतना ही पानी, उतना ही खाद एक व्यक्ति प्रसन्न होकर दूसरे पौधे को दिया है तो उसकी वृद्धि कुछ ज्यादा हुई। ठीक है, ये सब आधार पे माना गया है कि मनुष्य के भावों का प्रभाव पड़ता है। ये जो बात करने वाली बात हम लोग कर रहे थे। हाँ ठीक है, इस प्रकार से कथाओं को बहुत सारे बात कहा गया है, जो उसको जो हमारे मनोभाव के अनुसार झाड़ों को व्याख्यायित करना। अभी हम बोलते रहे तो जो 2 प्राण कोशाएं कितने प्यार से एक दूसरे को समझते हैं। एक बैठा रहता है, उसके बगल से वो कैसा बैठने के लिए चले जाता है, प्यार से। वो प्यार थोड़ी ही वहां रहता है, उसका एक नियति है, उसको वो ही करना है, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये जो है ना कथा बनाना, हमारा कविता बनाना मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो प्राण कोशाओं से जीवन से बहुत दूर संबंध है। प्राण कोशाएं रासायन द्रव्य से बनी हुई वस्तु है, इसका मृत्यु होती है। इसका मृत्यु का मतलब ये परिणत हो जाता है, और होने में जीवित माने श्वास लेते हुए में भी देखा जाता है, श्वास लेने में असमर्थ स्थिति में भी देखा जाता है, जिसको मृत कोशा कहलाता है। ठीक हो गए, इस ढंग के रहते हैं ये। तो उसके बाद मृत कोशा के बारे में आते हैं, जैसा बीज में कहते हैं, जो उसके अंदर जो कोशाएं रहते हैं सूख करके रहते हैं। सूखा हुआ स्थिति में वो कोशाएं रहते हुए रासायन द्रव्यों को पाकर पुनर्जीवित हो, पुनः वो श्वास लेने योग्य हो जाते हैं। मतलब बीज के कोशा शोषण नहीं करते। कितना बढ़िया चीज है वो। अभी अब फर्ज करने की वगैरह बताते रहे ना, सिस्टम वही है। नाइट्रोजन में रखते हैं, ड्राई। हाँ, वो करते हैं कि वो इनके अंदर भी वही वस्तु रहता है, 1 वर्ष तक वो प्रिजर्व करता है। बोले साहब कोटलों प्रिजर्व रहता है, वो नाइट्रोजन को आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है। हर वर्ष डालना कोटलों में, उसमें बस अभी ये जो कोशाएं जो है पुनः काम करने योग्य रहते हैं, उसके बाद पुनः होता है। उसी प्रकार से अभी कृत्रिम जो ये गाय भैंस की जो गर्भाधान कराने की जो प्रक्रिया करते हैं, वो भी उसके साथ भी वैसे ही कुछ रहता है, नाइट्रोजन सिलेंडर। हाँ बस वो कितना ठीक है बाबा जी? तो वो कोई खास। हाँ, अब अपन लोग इस पे थोड़ा सा सुन लेते हैं। कुल मिला के प्राण कोशिकाओं के जीवित रहने का मतलब उनमें श्वसन होना, मतलब इतना जो समझ में आया। क्योंकि जब हम पूरे शरीर की बात कर रहे हैं तो शरीर मूलतः जो है प्राण कोशिकाओं से बनी हुई एक रचना है। ठीक है,
तो शरीर जीवित रहने का मतलब प्राण कोशिकाएं जीवित रहना, प्राण कोशिकाएं जीवित रहने का मतलब हुआ उसमें श्वसन होना। क्या इतना ही कहना ठीक है अभी तक जो बाबा जी ने कहा? कोई बताए? शरीर जीव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया, आ रही है आवाज। हाँ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, थोड़ा इस पे हम लोगों को, सब लोगों को मिलके सोचना होगा, तो किसी कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचेंगे। तो जब हम कोई बोलते हैं कि कोई शरीर जीवित है, किसी भी जानवर का या अपने शरीर का देख लेते हैं, या पेड़ पौधे का भी देख लेते हैं, किसी में भी, तो ये वो जीवित है, जो भी हम भाषा प्रयोग करते हैं ना कि जीवित है, उस जीवित रहने का मतलब क्या है? बताइए। जीवित में सेल्स मल्टीप्लाई भी होंगे, और उनमें जो भी रेस्पिरेटरी और जो होता है, और उनके अंदर जो डीएनए आरएनए होते हैं, उनका रेप्लिकेशन होता रहेगा। और कई एक्टिविटीज होती हैं सेल्स के अंदर, तो उनको देख करके कह सकते हैं कि वो जीवित है। वही तो दो चीज हो गया, एक तो जो उनके अंदर एक्टिविटी हो रही है उसी को ही, जैसे बाहर से कुछ ले करके वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसी को ही हम लोग वो कर रहे हैं, मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है या श्वसन हो रहा है उसमें। तो जो जो पौधा मृत हो गया है उसमें नहीं हो रहा है, या जो जीव मृत हो गया है उसमें भी नहीं हो रहा, और जो मनुष्य का शरीर देखे वो भी मृत हो गया है उसमें भी यही चीज नहीं हो रहा है। क्या ऐसा कहना ठीक है? हाँ, सेल लेवल पर, यस। मतलब सेल लेवल पे बात करेंगे तो सब जगह एक ही चीज हो रही है। हम्म। जब हम बात कर रहे हैं, जब हम पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था की जब बात कर रहे हैं, तो पदार्थ प्राण अवस्था जब हम कह रहे हैं तो उसमें पेड़ पौधे कर रहे हैं। जब जीव अवस्था कर रहे हैं तो जीव अवस्था बेसिकली जो एक शरीर और जीवन दोनों का संयुक्त रूप है। तो जो शरीर है वो प्राण अवस्था की ही इकाई है। हाँ। शरीर प्राण अवस्था है और जीवन है, उस दोनों के संयुक्त रूप में है, इसलिए उसको जीवावस्था कर रहे हैं। सेम वही हम्म। चीज मानव में भी है। यदि सिर्फ शरीर को देखेंगे तो हम्म। शरीर को किस में रखेंगे? प्राण अवस्था में ही रखना होगा। सिर्फ शरीर की, मानव शरीर की बात करें तो उसको किस में रखेंगे? प्राणावस्था में। हाँ, प्राण प्राण। अवस्था, हम्म। है ना? जब हम शरीर और जीवन जो है उसके संयुक्त रूप में देखते हैं तब हम उसको मानव। मानव नाम देते हैं। पर दोनों के सेल स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है, मतलब प्राणी वाले और जीव वाले। है से, स्ट्रक्चर से, में। हाँ, हाँ, डिफरेंट है। उनके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और वो सब डिफरेंट तो है। ठीक है, मतलब वो तो देखेंगे तो वेरिएशंस अलग अलग होंगे सब, मतलब जैसे आप जो जानवरों में भी देखेंगे तो सारे जानवरों की प्राण कोशिकाएं एक जैसी होंगी, उसमें भी थोड़ा वेरिएशन हो सकता हाँ, वो तो स्पीशीज के आधार पे चेंज हो जाएंगे सारे। है ना? तो कुछ एक हम्म। डिफरेंस, जैसे मुझे जहां तक याद है जब बायोलॉजी को आता है कि सेल वॉल का डिफरेंस होता है, मतलब हम्म। जो क्या कहते हैं एनिमल सेल होते हैं और जो बेसिकली प्लांट सेल होते हैं। जो प्लांट बट सेल होते हैं, एक उनमें आरएनए होता है और उनमें डीएनए होता है। ये हाँ, दो बेसिक डिफरेंस है, हाँ। लेकिन क्रिया रूप में देखेंगे तो दोनों ही श्वसन प्रश्वसन कर रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो दोनों में ही हाँ। होता है। हाँ। तो कुल मिला करके जब हम पौधे को देखेंगे तो वहां पर ये काम हो रहा है। पहले हम एक स्टार्ट कर लेते हैं पौधे से, उसको समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे जीव शरीर और मानव शरीर में। तो जो पौधे का देखेंगे तो वहां पर जो उसका ग्रोथ का मतलब यही है कि सेल मल्टीप्लाई हो रहा है, कंटिन्यूस उसका ग्रोथ हो रहा है। अच्छा, ग्रोथ क्या हमेशा होता रहता है? जैसे देखेंगे पौधे का, एक आम का पौधा लगा है, कुछ वर्षों तक जो है वो मतलब बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, मतलब वह उतना ही रहता है। मतलब हाइट के टर्म में या फैलाव के टर्म में देखिए, उसमें कुछ टहनियां टूट जाए, है ना, वापस टहनियां आ जाए, वो सब होता है। लेकिन एक जो देख जनरली हम लोग जो आंखों से दिखता है कि आज जो है 5 फीट का है, फिर कल 10 फीट का है, फिर ऐसा जो देखते हैं, ऐसा ग्रोथ का एक निश्चित रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, बिल्कुल। तो वो बेसिकली कहाँ होता है? तो जो ये बोल रहे थे कि जो रचना सूत्र है उसमें ही समाहित रहता है। तो उसके रचना सूत्र में उसका
पूरा समाया हुआ है कि वो कितना बड़ा होगा, है ना, कितना फैला होगा, ये सब उसकी, और कितनी आयु होगी, कितने दिन जीवित रहेगा, वो भी उसके रचना सूत्र में समाहित रहता जी। है ना। तो उस समय तक बेसिकली वो उसमें क्रियाएं होती रहती है। अब महत्वपूर्ण बात है, हम ये भी समझते हैं कि जैसे अभी जो बोल रहे हैं प्राण सूत्र जो, सॉरी, प्राण कोशा में जो श्वसन प्रश्वसन हो रहा है, वो बेसिकली है कौन सी क्रिया? एक तरीके से कोई रासायनिक क्रिया ही कहें क्या? अच्छा। क्या होगा वो? रासायनिक क्रिया से अलग है या रासायनिक क्रिया ही है? जो श्वसन प्रश्वसन है वो क्या चीज है? एक रासायनिक क्रिया कहें, सीक्वेंस ऑफ रासायनिक क्रिया कह सकते हैं। हाँ, शायद। देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर तो कुछ आ रहे हैं बाहर से, उससे हाँ। कुछ वहां पर मल्टीप्लिके जो भी है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर कुछ बाहर निकल रहा है, इतना ही तो हो रहा होगा ना, हो तो रहा है रासायनिक क्रिया ही। बिल्कुल। या और इंक्लूड करें तो रासायनिक भौतिक क्रिया हो रही होगी कुछ, हम्म। इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा होगा। ये हाँ। एक देखेंगे पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था कैसे भिन्न है, इसको हम्म। समझने को इसके। तो पदार्थ अवस्था में भी रासायनिक क्रिया होती है, पदार्थ अवस्था में भी रासायनिक क्रिया हो रही है, लेकिन जब हम प्राण कोशा में जो एक खास तरीके की रासायनिक क्रिया होने लगी, जिस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो है उसमें सेल डिवीजन होने लगा, जिससे उसकी वृद्धि होने लगी, तो हम्म। इसको, इस तरीके की रासायनिक क्रिया को हमने अलग कर दिया, उसको पदार्थ अवस्था से अलग करके प्राण अवस्था नाम दे रहे हैं। हाँ। क्या मतलब, यहां तक पहले समझना होगा कि प्राण अवस्था जो बना हुआ है वो तो मतलब वो भी एटम और मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है, उसमें कुछ नया तो नहीं है। हम्म। उसके जो कॉम्बिनेशन है, मतलब वो एक खास तरीके के सेल, मतलब प्राण जो कह रहे हैं कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स का एक स्ट्रक्चर बन गया जो एक खास तरीके की क्रिया कर रहा है। कैसी खास तरीके की क्रिया? जिसको हम श्वसन प्रश्वसन कर रहे हैं। तो वो जो खास तरीके की क्रिया करने लगा तो उसको हमने अलग अवस्था नाम दे दिया, है वो भौतिक रासायनिक क्रिया ही। हम्म। हम्म। ठीक है। जी। तो जब तक वो भौतिक रासायनिक क्रिया करता है तब तक वो जीवित है, जब वो नहीं करता है वो जीवित नहीं है। तो भौतिक रासायनिक क्रिया कैसे करेगा? तो करने के लिए बाहर से उसको कुछ खाद पानी चाहिए ना, मतलब जो भी बाहर से, जैसे पौधे को देखें तो कुछ खाद पानी चाहिए वो रासायनिक क्रिया करने के लिए। वो रासायनिक क्रिया करने के लिए जो पानी है या कुछ और भी है, वो नहीं आप देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हाँ, रासायनिक क्रिया नहीं होगी। वो रासायनिक हाँ। क्रिया नहीं होगी तो वो मर जाएगा। हम्म। है तो इतना ही ना, हम्म। या इससे कुछ अलग है? हाँ, और वो नहीं होते ही वो पदार्थ अवस्था में आ जाएगा। तो जैसे बिल्कुल। पदार्थ अवस्था की एक्टिविटीज होती हैं वैसी इसमें होने लग जाएंगी। बिल्कुल अब ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि नहीं वो कर सकते। पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और वो न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिला उसको। हम्म। अब वही कोई पौधा मर मर रहा है, वापस उसको फिर से आप दे दीजिए सारे इन्वायरमेंट, तो फिर से उसमें आ जाता है, जीवित होने का फिर से मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। कुल मिलाकर के ये है बहुत, मतलब रासायनिक क्रिया ही है, और एक खास तरीके की जो रासायनिक क्रिया है उसको हम लोग प्राणावस्था कर रहे हैं, हम्म। है ना। कार को देखें, हम कार नाम देते हैं, है तो वो लोहे का कॉम्बिनेशन। हम्म। दूसरे कार देखे तो है क्या? बहुत सारे लोहे के टुकड़े हैं, वो एक खास तरीके के अरेंजमेंट में है। इससे अलग तो नहीं है, इससे ज्यादा कुछ है क्या कार? एक खास तरीके की रचना है लोहे से बनी हुई, या जो भी कहे पदार्थ अवस्था से बनी हुई एक रचना है, जिसमें हम मतलब ये डालते हैं, पेट्रोल डीजल कुछ डालते हैं तो उससे वो चलने लगता है। क्या सारे लोहे के टुकड़े में पेट्रोल डीजल डालें तो चलेगा? नहीं चलेगा। एक खास तरीके की रचना चाहिए, तभी वो काम करेगा, है या नहीं? हम्म। तो उसी तरीके से ये कोशिका भी एक खास तरीके की रचना है जो इस तरीके के काम कर पाती है, श्वसन प्रश्वसन।
इसलिए इसको अलग अवस्था नाम दिया, प्राण अवस्था। पदार्थ अवस्था से एक श्रेष्ठ रचना बनी, पदार्थ अवस्था से ही बनी है वो रचना, श्रेष्ठ रचना, जिसको हम नाम दे रहे हैं, जो एक अलग उससे समृद्ध कार्य कर रहा है, उसको अपन प्राण अवस्था नाम दे रहे हैं। यहां तक सभी लोग हैं क्या? सभी लोग अपनी एक बात पहले रख देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शरीर के जीवित रहने के मूल में प्राण कोशिकाओं का जीवित रहना, और प्राण कोशिकाओं के जीवित रहने का क्या मतलब है, इसको पहले अपन एक बार सब लोग सहमत हो जाएं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जी भैया ठीक है। और बाकी लोग? ठीक है भैया। बीज को किस में रखेंगे भैया, वो प्राण को, जैसे अभी वीडियो में अभी अभी ऑडियो अभी बात किया था ना, बाबा जी ने ऑडियो में बताया था। देखिए बीज, सूखे देखिए वही कह रहे हैं प्राण अवस्था क्या, अभी देखेंगे। अभी जैसे कार जो है ना, जी उसमें पेट्रोल नहीं है तो क्या वो चलेगा? नहीं, है ना, उसमें पेट्रोल नहीं है ना, क्या आप उसको चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। अब बिना पेट्रोल के कार को कार बोलेंगे या लोहे का डब्बा बोलेंगे? आप बताइए, प्रश्न तो यही है ना। लोहे का डब्बा ही हो जाएगा। तो जब तक उस बीज में जो उसके रासायनिक द्रव्य नहीं देंगे जिससे उसमें वो प्रक्रिया आरंभ होगी, वो जो उसमें कोशिका है उसमें वो क्रिया हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसको रासायनिक द्रव्य चाहिए। जी जब तक आप वो रासायनिक द्रव्य उसको उपलब्ध नहीं कराएंगे, वो कैसे करेगा कार्य? ये महत्वपूर्ण बात समझने की है कि जो प्राण कोशिकाओं में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो खुद अपने आप को जनरेट नहीं कर रहा है, बाहर वातावरण से वो कुछ ले रहा है और उसी से ही वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि वो बाहर वातावरण से मल्टीप्लाई होने के लिए जो उसको चाहिए वो यदि नहीं मिलेगा तो उसमें वो क्रिया नहीं होगी। लेकिन क्या क्रिया होने की संभावना है या नहीं है? जैसे कार नहीं चल पा रहा है, लेकिन पेट्रोल डालने के साथ चलने लगेगा ना। बिल्कुल जी। तो ठीक उसी तरीके से उसमें मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं हो रहा, वो रासायनिक क्रियाएं नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही वो रासायनिक द्रव्य उसको हम उपलब्ध कराएंगे, वो रासायनिक क्रिया होनी शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी। हो जाएगी। तो उस अर्थ में हम उसको, मतलब अब जो कह रहे हैं ना कि जीवित है या मृत है, ये इसको समझना पड़ेगा। जीवित होना मृत होना जो वहां बात कर रहे हैं बेसिकली रासायनिक क्रिया के अर्थ में समझे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो अपन क्या, पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था, हम इन दो चीज को एकदम अलग मान रहे हैं कि ये पदार्थ अवस्था एक अलग चीज है, प्राण अवस्था एक अलग चीज है। पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था में देखेंगे तो पदार्थ अवस्था की ही एक रचना को प्राण अवस्था कह रहे हैं, जो एक खास तरीके की क्रिया कर रही है। उसको आइसोलेट करके देखने जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, तब इस तरीके के प्रश्न बनेंगे कि बीज क्या है, उसको पदार्थ अवस्था में रखें या प्राण अवस्था में रखें। ठीक ठीक है भैया। हाँ ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना? भाई ये बिल्कुल खास जी। तरीके की रचना है, तो रचना है वो, लेकिन उस रचना का कार्य करने के लिए उसको रासायनिक द्रव्य चाहिए। तो सिर्फ वो रचना होने मात्र से वो कार्य होने लगा ऐसा नहीं है। तो जीवित हो गया मतलब कोई बड़ा काम करने लगा, मल्टीप्लिकेशन का नहीं, वो रासायनिक क्रिया ही तो घटित हो रही है। उस रासायनिक क्रिया घटित होने लगे तो आप उसको जीवित नाम दे दिए। जब तक घटित नहीं है तो दोनों रूप में है, मतलब वो एक रचना के रूप में भी है और एक हो सकता है कि वो रचना के रूप में भी नहीं है। जैसे दो चीज हो सकता है कि कार है, कार में पेट्रोल नहीं डाला है, कार में पेट्रोल नहीं डाला हुआ है, तो एक, लेकिन वो रचना तो है ना। जैसे कार को ही देख लें, कार के अर्थ में ही समझे कि कार जब चलने लगता है तो हम बोलते हैं कि भाई वो मान लेते हैं इसको जीवित है ना, और जब नहीं चल रहा है उसको मृत बोलते हैं, मान लेते हैं ऐसी भाषा। तो जब तक पेट्रोल नहीं डाला है तो उस कार को क्या बोलेंगे, जीवित बोले या मृत बोले?
ऐसा ही ना प्रश्न बन गया ये भी। पर उसमें ग्रो होने का पोटेंशियल है तो रहेगा तो प्राण अवस्था में ही ना। मतलब नहीं, मैं बीज का सोचने लग गई थी एक्चुअली। हाँ एक्चुअली में देखिए, प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था जो हम बेसिकली क्या है ना, दो अलग अलग ऐसा हमने आइसोलेट करके रखा हुआ है। उसको लिंक करना समझना होगा कि वो आइसोलेशन में नहीं है। पदार्थ अवस्था से ही एक रचना बनी हुई है जो एक खास तरीके की क्रिया करने लगती है, उसको हम प्राण अवस्था कर रहे हैं। तो लिंक्ड है, पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था लिंक्ड है, वो आइसोलेट करके नहीं देख सकते। बढ़िया जी। हम आइसोलेट करके जब देखने जाते हैं ना, तो वहां पर हम फंस जाते हैं। तो वो रचना बनी हुई है, उस रचना में जैसे ही रसायन द्रव्य उपलब्ध होंगे, वो जो उस रचना का जो कार्य है वो करने लगेगा। मतलब अब वो रचना कार्य करने लगा, मतलब वो मल्टीप्लाई होने लगा। अब इसको आप जीवित करना है तो जीवित कर लीजिए। इतना ही डिफरेंस मुझे तो लगता है। इसलिए पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था को हम बिल्कुल दो अलग अलग कैटेगरी में जब रखने की कोशिश करते हैं तो फंसते हैं। अब ऐसी यही चीज तो मतलब कुल मिलाकर के जो प्राण अवस्था की रचना हुई, अब एक प्राण कोशा को हमने देखा, उसमें वो कार्य होने लगा। अब प्राण कोशा जैसे एक बीज है, छोटा सा डालते हैं, वो तो बहुत छोटी सी दिखती है अभी रूप के अर्थ में। अब उसमें वो बाहर से ले करके वो रासायनिक क्रिया होने लगती है, तो वो उसका ग्रोथ होने लगता है। अब वो बेसिकली अब ग्रोथ होने लग रहा है, तो जो छोटे में जो क्रिया हो रही है पूरे बड़ी रचना में भी तो वही क्रिया हो रही है। बीज में जिस तरीके से अंकुरन हो रहा है, मतलब वो पौधा बन रहा है, फैल रहा है, तो उस वो बीज से थोड़ा छोटा पौधा बना, तो वहां भी तो वही क्रिया हो रही है ना। जैसे मानव के शरीर को देखे, है ना, तो मानव का शरीर छोटे से बड़ा होता है, ग्रोथ होता है, तो वैसे ही पौधे में भी ग्रोथ होता है। और मृत्यु कब हो जाती है? तो उसकी रचना विधि में है वो, क्या क्या सुंदर रचना विधि में देखिए है कि वो पौधा ग्रोथ होता है और एक समय के बाद उसमें जो ये रचना की जगह विरचनाएं ज्यादा होने लगती है। लेकिन वो अपना वंश को कैसे बना के रखता है? तो अपनी रचना विधि को बीज में वो क्या करता है, सुरक्षित करके रखता है। उसकी मृत्यु हुई क्या? नहीं हुई। बीज में वापस वो चला गया, वो बीज वापस फिर से पौधा बना। कनेक्शन है कि नहीं है? उसकी मृत्यु हुई क्या? कहाँ हुई? वो पौधा बना, पौधे से उसने अपना एक बीज रूप बना लिया, बीज रूप वापस जो है फिर से पौधा बन गया। उसकी निरंतरता है। क्या ये ठीक लग रहा है? जी। पौधे में ये समझ में आ रहा है क्या कि मतलब पौधा जीवित है, मृत है, क्या हो रही है घटना? तभी हम जीवों में भी आ सकते हैं। अब यही चीज देखेंगे तो वहां पर तो सिर्फ ये रासायनिक क्रिया ही हो रही थी, है ना, मतलब शरीर के प्राण अवस्था में देखेंगे। अब जानवरों में आके देखेंगे, वो रासायनिक क्रियाओं के साथ साथ संवेदनाएं भी प्रकट होने लगी। पौधों में संवेदनाएं प्रकट नहीं होती थी, जीवों में संवेदनाएं प्रकट होने लगी ना। वो किसकी महिमा है? वो किसकी महिमा है? जीवन। जीवन। तो शरीर जो है, यहां पर जो देखेंगे प्राण अवस्था से बनी हुई ही एक इकाई है। तो यहाँ जीवों में देखेंगे तो वही काम हो रहा है, मतलब शरीर में देखेंगे तो वही काम हो रहा है जैसा पेड़ पौधों में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अलग जो काम होने लगा, वो जीवंतता जो है आ गई, मतलब यहाँ पर संवेदनाएं प्रकट होने लगी। संवेदनाएं ज्ञानेंद्रियों के जो एक्टिविटीज हैं उनसे आशय है क्या? बिल्कुल।
अच्छा, ठीक। हम्म। वो पेड़ पौधों में नहीं था। हम्म। वो यहां पर संवेदनाएं कैसे आने लगी वो देखेंगे तो बेसिकली जीवन के ही संयोजन से हुआ। हम्म। अब ये जीवन का नहीं पता होने के कारण देखिए क्या है। अब कई बार होता है कि पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं होती है ना। कोई जगदीश चंद्र बोस ने शायद कुछ किया था ना, केस्कोग्राफ करके कोई एक डिवाइस किया था। हम्म। अब वहां पर पेड़ पौधों में संवेदनाओं का क्या मतलब है, ये भी समझने का मतलब वहां क्या है, संवेदनाएं किस रूप में संवेदनाएं प्रकट होती है। मुझे तो नहीं दिखती, आप लोगों में से किन्हीं को दिखता हो तो बताइए। मतलब वो भी ये होता है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाओ तो वो भी दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, ऐसा कुछ है क्या वहां? मुझे तो नहीं दिखता। सूक्ष्म रूप में शायद उन्होंने कौन सी डिवाइस निकाली है, मुझे बहुत उसका पता नहीं, लेकिन जो मतलब जितना मैं देख पाया उससे तो मुझे नहीं लगता। तो अब यहां पर जब शरीर की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो जीवावस्था में ये जो पेड़ पौधों के शरीर मतलब में जैसा हो रहा था वैसा यहां भी हो रहा है। और शरीर को देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी है कि इसमें भी कुछ रचना विधि है। उस रचना विधि में इसका समाया हुआ है कि ये कितना बड़ा होगा, कितने दिन तक ये जीवित रहेगा। और जीवित होने से पहले यहां पर भी देखेंगे वो अपना शरीर में ही एक दूसरे शरीर का निर्माण हो जाता है। जैसा वहां बीज में हो रहा था वैसा यहां पर दूसरे शरीर का निर्माण हो जाता है। उस रूप में देखेंगे शरीर की मृत्यु हुई या उसकी निरंतरता रही? इंडिविजुअल नहीं रहता, लेकिन हाँ उसका फॉर्म कंटिन्यू कर जाता है। फॉर्म कंटिन्यू करता है ना। हम्म। जैसा वहां हो रहा था वैसा देखेंगे यहां पर भी है। हम्म। और मानव में भी बिल्कुल वैसा ही है। अब जो दूसरी बात यहां पर आती है, जो ये प्रश्न था कि जैसे जो शरीर जीवावस्था में देखेंगे तो दो तरीके के हैं शरीर, जिसको एक जीवन चलाता है और जिसको दूसरा जीवन नहीं चलाता है। जैसे मान लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। एक कुत्ता है, कुत्ते में तो जीवन होता है, ये हम लोग श्योर है। मधुमक्खी में जीवन होता है क्या? उसमें तो शायद मेदस नहीं होता तो जीवन नहीं होएगा। ठीक है। अब वही मेधस होता है नहीं होता है, अब वो क्या किस लेवल का मेधस होता है ये भी एक है बात। ये एक अपन कैसे कहें कि मेधस नहीं होता हम्म। है ना। मेधस का भ्रूण रूप हो सकता है कि जिसको जीवन तो हाँ। नहीं चला सकता है लेकिन कुछ है कंट्रोल पॉइंट। अब हम्म। दोनों में मृत्यु की घटना को समझते हैं। मधुमक्खी की मृत्यु होती है, कुत्ते की भी मृत्यु होती है। मधुमक्खी की मृत्यु कैसे होती है? क्या लगता है उसकी मृत्यु कैसे होती है? आयु के अनुसार, जब शरीर रचना, जब मतलब विरचित हो जाता है, जब उसकी जैसा आयु पेड़ भी। जैसे पेड़ पौधों में है वैसे ही मधुमक्खी में हम्म। भी हम्म। भाई उसकी रचना विधि में उसकी आयु है। हम्म। तो जब तक उसकी मतलब जो भी है क्या कहते हैं पुष्ट मतलब रचना विरचनाएं शरीर में दोनों हो रही है। एक समय के बाद रचना नहीं होती है, विरचना होनी शुरू हो जाती है, उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। हम्म। अब यदि हम किसी जानवर जैसे कुत्ते के को देखें, उसकी मृत्यु कैसे होती है? उसकी अब भी यहाँ ऐसी। बोलते हैं, हाँ। यहाँ बोलते हैं जीवन छोड़ दिया शरीर को इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। क्या ऐसा है क्या? हम्म। जीवन शरीर को छोड़ दिया इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा है क्या? कि यहाँ भी वही शरीर चीज है? का तो वैसे ही रहेगा जैसा जैसा बाकी सबका है ना। यहाँ पर भी विरचना होनी शुरू हो जाती है एक आयु के बाद। हम्म। अब उसके बाद एक विरचना होने लगी तो जीवन अब अपने संकेत को प्रसारित ही नहीं कर पा रहा है उस शरीर पे। हम्म। तो जीवन छोड़ देता है या जीवन छूट जाता है?
हाँ, तो जब कोशिकाएं नहीं रहेंगी तो फिर जीवन वो वहां क्या करेगा? वो प्रसारित ही नहीं कर पा रहा है ना, हम्म। अपने जो भी कहे जीवन की आशा को प्रसारित ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो जो भी शरीर रचना है उस योग्य है ही नहीं कि जहां पर वो उस प्रसारित कर पाए। हम्म। कुल मिलाकर के जो जीवन शरीर को के साथ है वो क्या चीज कर रहा है? वो बेसिकली उसको प्रसारित ही तो कर रहा है, अपनी आशा को उसमें प्रसारण कर रहा है। वो प्रसारण हो ही नहीं पा रहा क्योंकि अब वो रचना जो है विरचित हो चुकी है। तो वो बंद हो गया, इसका मतलब शरीर के साथ जो है उसका कम्युनिकेशन बंद हो गया। तो पहले शरीर विरचित हुआ तो जीवन छूटा, या जीवन छूटा तो शरीर विरचित हुआ? दो सीक्वेंस बनेगा ना। क्या लगता है, क्या लगता है क्या होता होगा? भैया पहले शरीर विरचित होता होगा, उसके बाद जीवन छूटता होगा। बिल्कुल। हम लोग क्या सोचते हैं कि जीवन ने शरीर को छोड़ दिया इसलिए वो शरीर मरने लगा। मेरा भी अनुमान यही है कि जीवन विरचित होने लगा तो शरीर उससे कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहा, छोड़ दिया। उल्टा बोल गए भैया, हाँ? आपने उल्टा बोल दिया अभी। नहीं, जीवन मतलब विरचित हो गया, शरीर अच्छा कम्युनिकेट अच्छा, नहीं ठीक कर ठीक, शरीर विरचित हो गया इस अर्थ में, फिर अब जीवन उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो जीवन शरीर से छूट जाता है। ठीक है। जी। अब मनुष्य में आते हैं। मनुष्य में भी क्या वही काम हो रहा है? हाँ, देखेंगे तो वही हो रहा है। शरीर किसी एक समय पर जाके ऐसा विरचित हो जाता है जहां पर अब जीवन उसके साथ अपने संकेतों का आदान प्रदान नहीं कर पा। तो क्या होगा? जीवन शरीर से पृथक हो जाएगा, या पहले जीवन शरीर को छोड़ देगा उसके बाद शरीर की मृत्यु होगी। हम कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं होता है। ये बात तो भैया श्रीराम भैया ने भी अपने कई बार उसमें कही है बात में कि कितना भी चाह ले कोई, ऐसे मतलब जीवन छोड़ के नहीं जाएगा, शरीर ही पहले जाएगा। एक्सट्रीम केसेस में, सुसाइडल केसेस में डिफरेंट हो सकता है, बट वैसे अदरवाइज नहीं होता ऐसा। शरीर ही विरचित होता है और तब जीवन छोड़ के जाता है। श्रीराम भैया ने कई बार ये बात ना, सुसाइडल में भी शरीर ही पहले जाएगा, भले ही उसमें ऑर्डर, हाँ उसमें भी पहले शरीर ही जाएगा, पर एक डिसीजन जीवन का, जीवन छोड़ नहीं पा रहा है। तो उसमें डिसीजन एक जीवन का हो गया ना कि शरीर खत्म कर दो। हाँ वही वो चाह रहा है कि शरीर को छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो क्या करता है कि शरीर को विरचित करो। हाँ, एग्जैक्टली, राइट, ताकि अपने आप ही छूट जाए। तो वहां पर भी देखेंगे सुसाइड करेगा, उसको जीवन का पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि शरीर को विरचित कर देंगे किसी विधि से तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि जीवन का पता चल जाए तो सुसाइड करेगा ही नहीं। हाँ, कि ये तो कंटिन्यू ही रहना है। हाँ, मतलब कौन, वो तो विरचित हुआ शरीर, मेरी मृत्यु कहाँ होगी? सही सही सही। उसको इतना हम सभी लोग को समझ में आता है कि शरीर एक रचना है, उसके किसी एक भाग में हम कुछ वो करते हैं तो वो विरचित हो जाता है। जैसे एक समय गला घोटना होता है ना, कि भाई फांसी लगा लिए, उसमें क्या होता है? शरीर ही विरचित होता है ना। तो एक जो बना हुआ है संतुलन शरीर में, एक जो क्रिया कंटिन्यूटी बनी हुई है, उस क्रिया को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। तो जन्म मृत्यु वाला ये भाग पकड़ में आया? क्या मतलब है कि जो ये प्रश्न था, मैं उस प्रश्न को वापस पढ़ देता हूं। जीव अवस्था में कुछ जीवों के शरीर को जीवन चलाता है तथा कुछ को नहीं चलाता है। जैसे बड़ी मछली में जीवन होता है तथा छोटी मछली में जीवन नहीं होता है। बड़ी मछली की मृत्यु जीवन के शरीर छोड़ने के कारण होगा, लेकिन फिर छोटी मछली की मृत्यु कैसे? तो ये प्रश्न गलत, ये जो है इसी को मैं ठीक किया। बड़ी मछली की मृत्यु जीवन के शरीर छोड़ने के कारण होगा, नहीं, ऐसा नहीं।
जीवन शरीर को नहीं छोड़ रहा, शरीर विरचित हो गया, उस अर्थ में जीवन उसके संकेत को नहीं डाल पा रहा है। तो जिसमें जीवन नहीं है वहां भी वही विरचित हो गया। तो दोनों ही जगह मृत्यु का मतलब शरीर का विरचित होना। कोई तो तीनों ही उसमें हो गया, प्राण में, जीव में और ज्ञान अवस्था में, तीनों में ही शरीर का विरचना है और वही मतलब खत्म हो जाता है मृत्यु। बिल्कुल। अब प्राण में चूंकि जीवन भी नहीं है इसलिए वो अलग बात हो गई, और ज्ञान अवस्था और जीव अवस्था में जीवन है तो वो शरीर विरचित होने की वजह से जीवन अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई और कुछ बताना चाहे? बढ़िया रहेगा। देखिए, ये सब मुद्दे शोध के मुद्दे हैं, हम लोगों को करना चाहिए। ये इस तरह के जो डिस्कशंस होते हैं जो बिल्कुल सिंपल बेसिक हैं, लेकिन हर बार ये बड़ा ही स्ट्राइकिंग हो जाता है और गहरे तक जाने लगता है कि शरीर अलग है और जीवन अलग है, जो कि यूजुअली नहीं हो पाता, लेकिन कम से कम लॉजिकली ये इतना क्लैरिटी के साथ में दिखने लग गया। एक तो थ्योरेटिकली हाँ ठीक है, जीवन अलग है, शरीर अलग है, हाँ ठीक है, एक्सप्लेन हो गया, हाँ ठीक है, सब समझ आ गया। बट द मोर एंड मोर इतने डीप लेवल पे जाते हैं तो लगता है कि हाँ ये रियलिटी है। बिल्कुल। ये सबसे जीवन को भी समझने में थोड़ी आसानी होती है कि पूरी तरीके से देखेंगे तो हम इस रचना को ही मतलब उसी में जीवंतता मान रहे हैं ना। देखिए, अभी सारा कंफ्यूजन कहाँ है कि जो संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं वो जीवन के संयोग से हो रही है या इस रचना में ही वो संवेदनाएं प्रकट हो रही है, यही तो नहीं मतलब मानव नहीं समझ पा रहा है ना। जैसे मानव को देखेंगे अभी के जो समय में, क्या पेड़ पौधे जो हैं वैसा ही जानवर भी है, वैसा भी क्या कहते हैं मानव शरीर भी है, ऐसा ही तो मानते हैं, क्योंकि जीवन का तो कोई कंसेप्ट है नहीं वहां। उल्टा कर रहे हैं कि मतलब उसमें भी संवेदनाएं है। किसमें? पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं। हम इस सोच रहे हैं। हाँ, उल्टा हो गया। क्यों संवेदनाएं है? तो भाई उनकी संरचना जो देखेंगे बेसिक लेवल पर, प्राण कोशिका वहां पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। तो इसको बैक में ले जा रहे हैं कि जब इसमें वो चीजें हैं तो वहां भी वो चीज होगी। आई थिंक वो जो ग्रोथ होती है सेल्स में, मल्टीप्लिकेशन जो होता है, प्रोबेबली उस वजह से इसको रिलेट किया होगा कि इसमें लाइफ है। अब देखिए, वही लाइफ कहने का क्या मतलब है? क्या मतलब मल्टीप्लिकेशन ही लाइफ हुआ? तो शब्द वही ना, मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है जिस जगह पे, हम उसको जीवित रहना कहेंगे। हाँ, तो अभी तक यही समझते थे ना कि भाई जो डेड है वो तो कैसे मल्टीप्लाई करेगा, जो लाइव है वो ही कर सकता है। बिल्कुल। इसलिए ये कंफ्यूजन होता था क्योंकि जीवन का तो कंसेप्ट नहीं था। तो अब ये हाँ बहुत क्लियर है कि पदार्थ अवस्था प्राणावस्था में एक फर्क है और वही आगे कंटिन्यू कर गया जिसकी वजह से शरीर बन गए। बिल्कुल। मतलब क्या बढ़िया है। देखिए, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि कहीं पर भी हो रहा हुआ तो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। तो पहले धरती जो है पदार्थ अवस्था से समृद्ध हुई, समृद्ध होने के पश्चात उसने क्या किया, अपनी पदार्थ अवस्था से ही एक रचना बनाई और वो रचना एक अलग तरीके की कार्य करने लगी जिसको हमने प्राण अवस्था नाम दे दिया। तो प्राण अवस्था बना हुआ तो है पदार्थ अवस्था से, वो एक अलग तरीके की क्रिया कर रही है, इसलिए उसको हमने नाम दे दिया प्राण अवस्था। देखेंगे तो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था की क्रिया रूप में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। वहां भी रासायनिक भौतिक क्रिया है, प्राण अवस्था में भी रासायनिक भौतिक क्रिया है। क्या उससे अलग कोई क्रिया है कि प्राण अवस्था में? वो डिफरेंट वैरायटी की है बस इतना ही ना है। तो क्रिया के रूप में रासायनिक भौतिक क्रिया ही, या उससे अलग कोई क्रिया है? एग्जैक्टली। तो वो एक अलग तरह की क्रिया होने लगी, उसको हमने नाम दे दिया प्राण अवस्था। फिर अब उसमें भी देखेंगे उस क्रिया के साथ साथ एक और क्रिया ऐड हो गई, संवेदना जिसको ऐड हो गई, उसको हमने नाम दे दिया जीव अवस्था, जहां पे जीवन के संयोजन से हो रहा है।
फिर उसके साथ साथ देखेंगे रचना के रूप में तो सही रूप में वही रहा, जीवन में जो उसमें संवेदनाओं के साथ साथ जो है सुखी होने की आशा हो गई, तो उसको नाम दे दिया ज्ञान अवस्था। कितना कनेक्टेड है सारी चीजें। इसलिए हम लोग अब समझने के लिए ब्रॉड में हम लोग ऐसा बता देते हैं कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था ऐसा है, लेकिन पूरा लिंक्ड है। इसलिए कहीं पर तो देखते हैं ना कि कीड़े मकोड़े कुछ बन जाते हैं, कहीं पर भी जैसे सूखी पत्तियां हो या कुछ हो, वो नमी पा करके जो है उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो ये कई आश्चर्य होता है कि कैसे आ गया यहाँ पर, मतलब ऐसा लगता है कि मृत से कोई चीज जीवित हो गया, ऐसा अपन सोचने लगते हैं ना। हाँ, अपने को लगता ही कहीं कि जादू जैसा लगता है कि भाई वहां पर सूखे पत्ते ये सब थे, उसमें ही जो है वो मतलब नमी आने से उसमें कुछ कीड़े मकोड़े आ गए, तो ये जीवित चीज उसमें कैसे आ गया। यही चीज अपन जो सोच रहे हैं ना, जीवित चीज का मतलब क्या है भाई, वो एक मतलब जो एक खास तरह की क्रिया करने लगा, वो है तो पदार्थ अवस्था का ही संरचना, वो एक खास तरीके की क्रिया करने लगा, उसको अपन मतलब जो हमको दिखने लगता है इतना ही तो है या उससे अलग है। तो वो कीड़े मकोड़े जो हैं, जो कि उससे वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, तो वो कौन सी अवस्था के हैं? अब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, इससे क्या मतलब, मतलब इससे जो चलने लगा, तो उस चलने से मात्र से उसको हम लोग मानव से रिलेट करने लगते हैं, जीव अवस्था से एक्चुअली। हाँ वही जीव अवस्था कहें तो वो चलने लगा। हाँ, तो चलने लगा तो वहां पर भी हम लोग जो है इसके जैसा अनुमान करने लगते कि जैसा ये है वैसा ही वो भी है। तो चलने लगा का इसका मतलब क्या है, एक तरीके की वो प्रभाव है। जैसे मान लीजिए कि कीड़े मकोड़े भी जो है लाइट की तरफ आते हैं, तो लाइट का एक प्रभाव है जिसकी ओर वो जो भी भौतिक क्रिया है वो आकर्षित से चुंबक है, एक चुंबक के सामने दूसरा चुंबक रखते हैं तो वो भी तो मूव करता है। हाँ, वो भी तो मूव करता है, वो कैसे मूव कर गया। हाँ सही है। तो जैसा यहाँ एक प्रभाव है वैसा वहां भी एक प्रभाव है। तो किसी खास तरीके के प्रभाव की ओर वो आकर्षित होता है, कोई गंध की तरफ हुआ या कोई पोषक तत्व की तरफ हुआ, कुछ इस तरीके का एक आकर्षण हो रहा है। अब उसी को ही चलायमान जो भी कह ले, पर है वो प्राण अवस्था के अंदर है अभी। बिल्कुल। अब उसको कीट पतंग जिसको है उसको अब वही चीज कर रहे हैं। अभी फिर से अपन जो बात हुई ना, ये पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जब हम कह रहे हैं ना, तो ये उसकी जगह अपने को उसके क्रिया के रूप में देखेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। हाँ एग्जैक्टली, कि जब तक संवेदना नहीं है तब तक वो प्राण अवस्था की ही रहेगा, जिसमें कि कोई ना कोई भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं हो रही है। बिल्कुल। कोई भी रचना देखेंगे ना, सडनली ऐसी रचना नहीं हुई, रचनाओं में कंटिन्यूटी है, मतलब उसके रचनाओं में जो एक समृद्धि हो रही है वो कंटिन्यूएशन में है। इससे श्रेष्ठ रचना ये, इससे श्रेष्ठ रचना ये, इससे श्रेष्ठ रचना ये, इससे श्रेष्ठ रचना ये। जैसे अभी आप देखेंगे तो मानव भी जैसा करता है, अभी जो एक जैसे मोबाइल ही है, तो मोबाइल की जो अभी है क्वालिटी, क्या जब स्टार्टिंग हुआ था तो यही क्वालिटी थी? डेफिनेटली बहुत ही लोअर क्वालिटी का। उससे धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ है, और आप हम लोग को अभी भी नहीं पता कि 10 साल 20 साल बाद जो है वो कैसा मोबाइल होगा। तो इसी तरीके से वहां पर भी रचना देखेंगे, वहां पर भी रचनाओं में कंटिन्यूअस आपको समृद्धि दिखती रहेगी। तो वो एक बेसिकली देखेंगे, एक निरंतरता है रचनाओं में, जो रचनाओं में जो बेसिकली कहें श्रेष्ठता की एक निरंतरता है। अब किसी एक पॉइंट पे हम ये बोले कि इससे इधर वाले को पदार्थ अवस्था, इससे इधर वाले को प्राण अवस्था, इससे इधर वाले को जीव अवस्था, वो हमारी मर्जी, लेकिन है तो निरंतरता। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो सकता कि एकदम एक लाइन खींच दें कि इसकी तरफ इधर, उसके लाइन के उधर, क्योंकि वो एकदम से सडनली तो कोई जीव एकदम से ज्ञान अवस्था में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वही तो महत्वपूर्ण मुद्दा, जब हम लोग स्टार्टिंग में बताने के लिए ठीक है पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, अब हम उसके क्रिया रूप को पकड़ेंगे कि ये शब्द को पकड़ेंगे। महत्वपूर्ण ये है, हम शब्द को पकड़ लेते हैं, क्रिया रूप छूट जाता है।
हम्म। तो ये सारे जो अवस्थाएं हैं उनकी कुछ क्रियाएं हैं, हम अब उन क्रियाओं की ओर ध्यान देंगे। हम्म। तो वो क्रियाएं घटित हो रही है कि नहीं घटित हो रही है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया ना, या ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि हम इसको प्रधान अवस्था में रखें या जीव अवस्था में रखें? अब क्लियर हो गया ये। आप लोग बताइए, बाकी लोग, वो महत्वपूर्ण है या उसकी क्रिया को पहचानना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? कि जैसे जिसकी भी बात कर रहे हैं कीट पतंग, उसकी क्रिया को पहचान लेते हैं, वो क्या क्या क्रिया कर रहा है, कितनी क्रियाएं प्राण अवस्था की है, कितनी क्रियाएं जीव अवस्था की है, उसको हम पहचान लें। उसके बाद मतलब कुल मिला के क्रियाओं को पहचानने का ही बात है। तो ये भी पता चलेगा कि प्राण अवस्था से जीव अवस्था के जो एक कहे ना, जो संक्रमण के काल की वो कोई एक अवस्था है, बीच की अवस्था है। हम्म। कैसा? हाँ जी, बिल्कुल। हम क्रिया को छोड़ देते हैं और शब्द में फंस जाते हैं, तो इस तरीके का दिक्कत आने लगता है। जी भैया जी, यानी अभी सूचना के रूप में अगर शब्द पे ध्यान जाता है ना, तो ऐसे इकाई और यानी उसकी आकार के साथ हमको स्थूल में ही हमारा पूरा अटकाव रहता है। जब क्रिया की ओर हम ध्यान देने का प्रयास करते हैं, अभी आपने पूरा जो बहुत अच्छे ढंग से बताया, तो क्रिया में देखते हैं तो क्रिया में पूरी कनेक्टिविटी दिखाई देती है जुड़ाव के साथ, ऐसे अलग अलग कुछ नहीं है, और बीच में ना जुड़ाव जो है संबंध के साथ भी दिखाई देता है। ठीक है ना भैया जी, यानी जुड़ाव पूरा कंप्लीट ऐसे पदार्थ से कैसे पूरा, यानी शरीर की प्राणावस्था यानी मेधस्थ शरीर का जो जीवन है, ज्ञानावस्था का जीवन, मेधस्थ तक की रचना, और फिर जीवन का जो जागृतिपूर्ण यानी दोनों चीजें, दोनों परमाणु जो बताए गए हैं, गठनशील और गठन पूर्ण, तो क्रिया रूप में कनेक्टिविटी के साथ अखंड मुझे कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ दिखाई देता है क्रिया के साथ, और शब्द के साथ देखते हैं तो वो नहीं पकड़ में आता है। ऐसे ही है ना भैया जी, बराबर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखेंगे तो मतलब यदि सत्य के रूप में देखेंगे तो क्या है, दो ही तरह की क्रिया है, एक जीवन क्रिया और दूसरी भौतिक रासायनिक क्रिया। संसार में कुछ भी होगा, क्या इससे भिन्न कुछ क्रिया होगी क्या? क्या लगता है, जीवन क्रिया और भौतिक रासायनिक क्रिया के अलावा और कोई तीसरी तरह की क्रिया है क्या? बताइए। हाँ जी, स्थिति गति को क्या कहेंगे? उस पे आते हैं भैया, स्थिति गति को क्रिया के रूप में पहले देखते हैं। ओके ओके। पहले क्रिया के रूप में देखेंगे तो अस्तित्व में कितनी तरह की क्रियाएं दिखती हैं। यदि मूल रूप में देखेंगे तो दो ही तरह की क्रिया दिखेगी, एक चैतन्य क्रिया और दूसरी भौतिक रासायनिक क्रिया। क्या इससे भिन्न कोई क्रिया दिखेगी क्या? क्या इस पे एग्री करते हैं सभी लोग? जी भाई, दो ही प्रकार की क्रियाएं अभी तक तो समझ में आ रही है जी। क्योंकि दो ही तरीके के परमाणु हैं, गठनशील और गठनपूर्ण। गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य क्रिया, गठनशील परमाणु भौतिक रासायनिक भौतिक क्रिया। जी। तो जो जिससे बना है उससे ज्यादा होता नहीं है। तो गठनशील परमाणु कहें या उसकी कोई भी संरचना कहें, वो करेगा तो भौतिक रासायनिक क्रिया है। ठीक है। अब वही बिल्कुल भौतिक ठीक है। रासायनिक क्रियाएं ही हो रही है, पदार्थ अवस्था में भी हो रही है, प्राण अवस्था में भी हो रही है, लेकिन एक अलग तरीके की क्रिया को हम प्राणावस्था नाम दे दिया। इतना ही डिफरेंस हुआ है, इससे ज्यादा नहीं मुझे लगता है। आप लोग बताइए, आप लोग को मतलब मेरे जो अभी अनुमान में है मैं रख पाया, आप लोग बताइए क्या सही गलत लग रहा है। आप लोग अपने भी विचार रखेंगे ना तो डिस्कशन और अच्छा होगा। बताइए भैया दीदी लोग, बाकी लोग।
दो ही क्रिया नजर आ रही है भैया और ठीक लग रहा है। जो इन्होंने बीच में कहा स्थिति और गति का क्या मतलब है, तो एक्चुअली में जो मुझे सेंस हो रहा है कि वो गति को क्रिया कह रहे हैं, स्थिति को क्रिया नहीं समझ रहे हैं। क्या इस रूप में आप जानना चाह रहे थे? इन्होंने कहा था ना स्थिति गति का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या इसी सेंस में आप पूछ रहे हैं? स्थिति का मतलब जो है, मतलब गति का मतलब क्रिया हुआ और स्थिति का मतलब कोई एक क्रिया से भिन्न चीज हुई, ऐसा? हाँ हाँ ऐसा नहीं है। यह स्थिति गति का मतलब जो कह रहे हैं, हर हाँ, क्रिया की एक स्थिति है और वो क्रिया जो बरोबर। है, उस क्रिया से जो वो आगे बढ़ा, मतलब उसमें जो परिवर्तन हुआ, उसको गति कह रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे बरोबर। बीज है, तो बीज को जब हम डालते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी में, तो उसमें ग्रोथ होता है। हाँ तो जी, बीज बीज में एक क्रिया होनी शुरू हुई, उस क्रिया से वो एक अब दूसरी तरह की क्रिया करने लगा, मतलब उसमें ग्रोथ हो गया। हम्म, तो क्रिया जो है, एक क्रिया होने से ही जो उसमें परिवर्तन हुआ, उसको गति कह रहे हैं। तो क्रिया की ही स्थिति है और उस क्रिया की स्थिति के साथ जो उस क्रिया में परिवर्तन हुआ, उसको गति कह रहे हैं। ओके। तो स्थिति का मतलब कोई ये जो एक कह रहे हैं कि वो गति से भिन्न चीज है, ऐसा नहीं, मतलब क्रिया से भिन्न चीज है, ऐसा नहीं। क्रिया की ही स्थिति है, जो एक वर्तमान उसकी स्थिति है, जिस भी समय पर देख रहे हैं, तो वो जो भी क्रिया है उसकी एक स्थिति है, और उससे भिन्न जब वो स्थिति में जाता है तो उसको हम गति कह रहे हैं। बढ़िया। ठीक है। ओके। क्रिया शून्य एक ही चीज है जिसको व्यापक कह रहे हैं। दो ही हम्म, वास्तविकता है, एक जिसको हम्म, कह रहे हैं क्रिया शून्य और दूसरी क्रिया। पूरे अस्तित्व में देखेंगे ना, बताने के लिए पूरे अस्तित्व क्या है, क्रिया शून्य में क्रिया, हम्म, इतना ही है बनी। तो दो वास्तविकता, या तो कहीं भी आप दिखाएंगे, कहीं पर भी आप इंगित करेंगे, तो या तो किसी क्रिया की तरफ इंगित करेंगे या क्रिया शून्य की तरफ, इसके अलावा तीसरा कोई चीज होता ही नहीं। वाह। यही महत्वपूर्ण चीज है। दो ही वास्तविकताएं हैं, एक क्रिया शून्य और एक क्रिया। क्रिया में फर्दर डिवीजन करेंगे तो चैतन्य क्रिया और भौतिक रासायनिक क्रिया, फिर भौतिक रासायनिक क्रियाओं में जो है उसमें डिवीजन करेंगे तो फिर पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, इस तरीके से आता है। हम्म, तो बहुत अद्भुत बात मुझे जो लगती है कि ज्ञान को जो कहते हैं दो शब्दों में भी बताया जा सकता है, और उसके और व्याख्या जितना बड़ा बनाना चाहे कर सकते हैं। ओहो। बताइए ना, मतलब वास्तविकता क्या है, यदि कोई बताना चाहे तो वो बोल दे क्रिया शून्य में क्रिया, हो गया। देखेंगे तो क्या इससे पूरी वास्तविकता इंगित हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, हो रही है। जबरदस्त। समस्त क्रियाएं क्रिया शून्य में ही ओतप्रोत है, हो गया। इतनी ही वास्तविकता है। अब उसको जितना हम फैलाना चाहे वो हमारी मर्जी। बढ़िया। तो क्या इसको क्लोज माने, ये वाला टॉपिक, या इस पे कुछ और है? जीवन शरीर को छोड़ देता है तो शरीर मतलब मृत्यु होती है, या जो भी शरीर की विरचना होती है तो अपने आप ही जीवन छूट जाता है, इस पे कुछ और डिस्कशन करना हो, कोई और बात कर बता सकते हैं? ये तो अच्छा समझ आया भैया, चारों अवस्थाएं, जीवन और शरीर का अलग अलग, और मतलब जीवन की निरंतरता भी एक्चुअली इससे, इसी से मतलब कनेक्ट कर गई। इससे रिलेटेड कोई और प्रश्न हो बताए, नहीं तो फिर हम लोग दूसरे प्रश्न पे आएंगे।
आ जाए क्या दूसरे प्रश्न पे? जी भैया। बाकी लोग भी एक बार थोड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है कि मैं वन साइडेड बोल रहा हूँ और एक दो लोग ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। बाकी लोग, भैया दीदी लोग। हाँ भैया ठीक लग रहा है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी, आगे जा सकते हैं। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी, बताइए। भैया बीच में मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था, प्लीज इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देंगे। बात हो रही थी कि कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें जीवन नहीं होता है, तो उसमें मृत्यु जो होती है वो हम उसमें मृत्यु समझते हैं, और ऐसे जीव जिसमें जीवन होता है उसमें मृत्यु होती है, उस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जिसमें जीवन होता है वहां हम बोल देते हैं कि जीवन शरीर को छोड़ दिया इसलिए वो मृत हो गया, जबकि जिसमें जीवन नहीं है तो उसमें मृत्यु कैसे हो रही है? तो वही हमने बात रखी कि मृत्यु का मतलब है शरीर की विरचना, चाहे जीवन हो या ना हो। दोनों ही केस में शरीर की मृत्यु का मतलब हो गई उसकी विरचना होने की। तो जीवन के छोड़ने से विरचना हो रही है ऐसा नहीं है, पहले विरचना हो रही है फिर जीवन छूट जाता है, क्योंकि वो अपने संकेतों को प्रसारित नहीं कर पा रहा। इतनी बात अभी तक हुई है, ठीक है? जी भैया, थैंक यू, क्लियर हो गया भैया। अब जो दूसरा केविन भैया ने भेजा था, मन, वृत्ति और चित्त समविषम और मध्यस्थ का समर्थन करते हैं, गलती का भी समर्थन करते हैं। बुद्धि और आत्मा कभी गलती का विरोध नहीं करते हैं, वह केवल सही चीजों का समर्थन करते हैं। तो जिसको हम अंग्रेजी में बैड कॉन्साइंस बोलते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं वो क्या होता है और कहां पर होता है? ये कुछ प्रश्न क्लियर हुआ? क्या आप कहना चाह रहे हैं? जैसे इसको एक सिंपल सी आसान कहे कि आप कुछ करते हैं तो कुछ करने से आपको कुछ खराब लगा, है ना? वो कहां से हो रहा है? हाँ, वो जो गिल्ट आता है वही जो वो गिल्ट कहाँ आता होता है, है? तो हम्म। वो कहाँ, बुद्धि आत्मा से आ रहा है हम्म। या कहीं और से आ रहा है? हम्म। बताइए। हमारे को ऐसा लगता है कि जो हम भी जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है जो भी है, तो उससे जो भी हमारे में एक जो होता है ना, एक क्षुब्धता होती है या मतलब गिल्ट फील आया, वो कहां से हो रहा है? जीवन क्रियाओं के रूप में देखेंगे तो कहां से हो रहा है? क्या बुद्धि और आत्मा से उसको कुछ मतलब एक तरीके से मिलता है कि भाई ये तुमने गलत किया इस कारण से वो क्षुब्ध होता है, या क्या है? भैया मन और वृत्ति तक की बात है, शायद वृत्ति में क्योंकि विचार है, हम सोचते हैं, कुछ करने के बाद फिर वो दिमाग में रहता है, उसके बारे में हम सोच विचार करते हैं, कहीं ना कहीं तुलन करते हैं चीजों में, और उसी से ही फिर ये जो गिल्ट फील है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वृत्ति में होता होगा। क्योंकि वृत्ति में न्याय की दृष्टि भी तो है, चाहे वो डोरमेंट ही होगी, लेकिन पता तो है ही ना कि न्याय क्या होना चाहिए, अच्छा क्या होना चाहिए। तो वो तो वृत्ति में भी एक थोड़ा बहुत आभास तो हो ही जाएगा, अगर हमने कुछ गलत किया है तो, अन्याय किया है तो।
लेते हैं, जैसे श्री राम भैया ने भी उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया जो है मुझे उनकी लगी बात, कि जैसे मान लेते हैं कि चोरी करना, तो यदि मान लेते हैं कि चोरी करना यदि समाज में स्वीकृत है और हम चोरी करते हैं, तो हमको गिल्ट होगा या नहीं होगा? फिर नहीं होगा। नहीं होगा। और मान लेते समाज में स्वीकृत नहीं है, तो अभी होगा, बिल्कुल तभी होता है गिल्ट। तब तो इसका मतलब जो देखेंगे कि वो प्राकृतिक विधि से कुछ वैसी चीज नहीं है, वो तो फिर मतलब उनकी मान्यताओं के आधार पर हो रहा है। ये तो भैया चित्रण में हो गया ये सारा। तो चित्रण में जैसा मतलब उसमें जिन चीजों को सही गलत माना हुआ है, उसके आधार पर हो सकता है। हाँ भैया, मैंने जानवरों में लास्ट टाइम भी ये सवाल मैंने पूछा था कि जैसे मुझे गुस्सा करके अच्छा नहीं लगता है, तो जो अच्छा नहीं लगता है वो क्या इसलिए है कि मुझे गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, या कि समाज में ये बताया हुआ था हमको हमेशा से कि गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए नहीं अच्छा लगता। तो ये नहीं पता चला, क्योंकि वो बचपन से ही वो चलता आया है, तो हमेशा ही ये कि नहीं गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। अब आ गया अगर गुस्सा, तो फिर गिल्ट में कि नहीं नहीं ये तो नहीं करना चाहिए था, फिर भी आ गया। तो ये एक अंतर्विरोध तो हमेशा बना रहता था। तो ये चीज क्लियर नहीं हुई कि क्यों नहीं अच्छा लगता है। इज इट सोशल प्रेशर और वो जो जीवन की चाहना है वो है, तो ये हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इसको वही अभी अपन इस पर शोध कार्य करते हैं। अच्छा, जानवरों में कुछ गिल्ट फीलिंग जैसा होता है क्या? क्या अनुमान लगता है? लगता तो नहीं। नहीं लगता है। मतलब मन के लेवल से सिर्फ गिल्ट फीलिंग नहीं आ रही है, चित्त वृत्ति के इन्वॉल्वमेंट से ही हो रहा है गिल्ट की फीलिंग, है ना? और अब मानव भी देखें कि आज से पहले मतलब हम चले जाएं जहां पर मानव जो है मतलब कबीला और उस तरीके के जैसे रहता था, है ना, मतलब आदिम युग में चले जाए, तो वहां तो मानव मानव को भी मार के खा जाता था या नहीं था ऐसा? वहां तो उनको कोई इस तरीके की गिल्ट फीलिंग नहीं होती थी। तो यहां पर जो ये गिल्ट फीलिंग है वो कहां से आ रहा है? क्या चित्त में जो हमारी मान्यताएं हैं उसके विपरीत होने से आ रहा है, या प्राकृतिक विधि से भी कुछ है? मतलब अस्तित्व सहज विधि से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके विपरीत हम करेंगे तो हमारे को गिल्ट फीलिंग होगी ही होगी। यही ना दो अनुमान बन सकता है, प्रश्न तो यही दोनों बन सकते हैं। हाँ जी। ठीक, तो मैं उसमें पहले जो मेरा एक अनुमान बनता है मैं उसको रखता हूं, फिर अपन ये क्रोध वाले एग्जाम्पल पे आएंगे। क्रोध वाले एग्जाम्पल पे आएंगे। अभी देखेंगे तो जैसे हम पदार्थ अवस्था या किसी एटम को देखेंगे, उसका जब परस्परता में इंटरेक्शन होता है वो निश्चित होता है या नहीं होता है? मतलब किसी एक नियम से वो निश्चित होता है या नहीं होता है? हाँ, नियम से है। किसी एक नियम से वो निश्चित होता है, मतलब वो कोई और तरीके का इंटरेक्शन नहीं करेगा, मतलब इंटरेक्शन का मतलब किसी और तरीके का आचरण नहीं करेगा, वो करेगा तो ऐसा ही करेगा। हाँ जी। तो ये मानव को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं उन सब में देखें तो क्या ये कुछ एक निश्चितता जैसे दिखती है कि नहीं दिखती है? हाँ, ये तो अब देखा ही था। इस पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक, अब मानव में ही आते हैं बात, तो उसमें यदि देखेंगे तो जब वो किसी के परस्परता में आता है, चाहे वो मतलब पदार्थ अवस्था के साथ ही हो या फिर किसी जीव अवस्था के साथ हो या किसी दूसरे ज्ञान अवस्था के साथ हो, तो उसका जो इंटरेक्शन में नियम है, जिस नियम से वो इंटरेक्ट कर रहा है, क्या वो निश्चित है? मानव का ना? हाँ, मानव की बात करें, क्या वो निश्चित है या नहीं है? नहीं, अलग अलग है।
अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, बाकियों का क्यों निश्चित है और यहां क्यों अलग अलग? जो एक फंडामेंटल जिस नियम की बात कर रहे हैं कि अस्तित्व की जो बनावट है, जो सहअस्तित्व के रूप में है, वो सहअस्तित्व जो नियम है वो हर जगह कार्य कर रहा है। जो एकदम फंडामेंटल नियम की बात करें तो सहअस्तित्व जो है मूल नियम है, वो हर जगह काम कर रहा है। तो मानव के केस में भी यदि उस नियम को वो पहचान लिया, मतलब उस नियम को वो जान लिया और उसके आधार पे यदि वो इंटरेक्ट कर रहा है, तब तो उसको कोई क्षुब्धता नहीं होने वाली, क्योंकि उसका भी आचरण निश्चित हो गया है। जिसके साथ भी करना है वो उसका तय हो गया, उस नियम से ही वो करेगा, अन्यथा है ही नहीं कुछ। यदि उसके विपरीत करता है तो उसमें क्षुब्धता है, दुख है, श्रम है, जो भी कहे। तो एक तरीके से अभी तो नियम पता भी नहीं है तो भी क्षुब्धता तो आ जाती है ना। यही तो कह रहा हूं कि क्षुब्धता कब तक रहेगी, जब तक ये नियम हमको पता नहीं चल जाता। अच्छा, ये नियम पता चल गया और इस नियम के पता चलने के अनुसार हमारा जो है आचरण हो गया, तो क्षुब्धता होगी ही नहीं, क्योंकि अस्तित्व में जो सहअस्तित्व जो मूल नियम है, जो सब जगह प्रभावशील है, हम उसी प्रभाव में आ गए। किसी एटम को कोई क्षुब्धता है क्या? नहीं है ना। नहीं है। किसी पेड़ पौधे को कोई क्षुब्धता है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक निश्चित आचरण ही कर रहे होते हैं, उनमें वो फ्रीडम नहीं है, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता नहीं है। मानव में है कि अस्तित्व जैसा है, जिस नियम से अस्तित्व बंधा हुआ है, ये चल रहा है, उस नियम के अनुसार यदि आदमी चलेगा तब तो वो विश्राम में होगा, या उसको एक है सुख शांति का उसको अनुभव। उसके विपरीत होगा तो उसमें क्षुब्धता आएगी। वैसे भी ना दूसरी अवस्थाओं में तो क्षुब्धता आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो वैसे भी विचारों में ही तो होगी ना। एग्जैक्टली तो यही तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये विचार के कारण ही तो यहाँ पर कल्पनाशीलता, क्रम स्वतंत्रता बोल रहे हैं। तो बाकी ये कहें कि बाकी एक नियम से बंधे हुए हैं उस निश्चित आचरण करने के लिए। मानव का कोई फिक्स नियम नहीं है। यदि अस्तित्व में जो नियम है उस नियम को पहचान करके उसके अनुसार आचरण किया तो कोई क्षुब्धता नहीं है, और नहीं पहचाना और उसने अपना ही कुछ नियम मान लिया या उसने अपना ही कुछ नियम बना लिया तो उससे वो क्षुब्ध होगा। यदि जो प्राकृतिक विधि से जो है उसके विपरीत उसने बना लिया तो वो क्षुब्ध होगा। तो उसमें एक तो ये है कि मुझे नियम पता चल जाए, मैं नियम के अनुसार आचरण करूं तो क्षुब्धता नहीं होगी। बिल्कुल। दूसरा ये है कि नियम मुझे पता चल गया लेकिन मैं अभी तक वैसा आचरण नहीं कर पा रही हूँ, तो भी क्षुब्धता नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ। कोई नियम पता चल गया उसके बाद हम आचरण नहीं करेंगे, ऐसा होगा नहीं, पर कई चीजें हैं जैसे कि गुस्सा नहीं करना है, लेकिन अभी एकदम से थोड़ी ना रुक जाता है वो। नहीं, वही कहना है कि ये गुस्सा नहीं करना है, उस पर अभी हम लोग आएंगे। गुस्सा अच्छा, नहीं करना है, ये नियम की पहचान हुई कहाँ हमारी। ओके ओके, राइट। तो जो मैं मूल कह रहा हूं कि पूरे अस्तित्व का अनुभव हो जाना, सहअस्तित्व का अनुभव हो जाना, हम उस रूप में हो गए, सहअस्तित्व के रूप में हम हो गए। पता चल जाने का मतलब, अनुभव होने का मतलब हम सहअस्तित्व रूप में हो गए। अब हम जो भी करेंगे उस सहअस्तित्व के नियम से ही करेंगे, उसके विपरीत करेंगे ही नहीं। हम जो भी करेंगे तो जो सहअस्तित्व का जो नियम है हर जगह प्रभाव में, हम उसी प्रभाव में हैं, हम हर जगह उसी नियम का पालन कर रहे हैं, तो मेरी क्षुब्धता का कारण बनता ही नहीं है। तो ये सहअस्तित्व का सहजता से भी होगा। बिल्कुल, इसी को ही विश्राम कर रहे हैं। तो सहअस्तित्व का नियम जो है पकड़ में आने का मतलब अंतिम आत्मा तक की जागृति, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इस पूरी की जागृति। क्योंकि जो पूरा नियम है, जो अस्तित्व जैसा है, उसका पूर्ण अनुभव आत्मा की जागृति के पश्चात ही होता है।
मन वृत्ति चित्त से होता ही नहीं। तो जो पूरे अस्तित्व कैसा है, उसकी संपूर्णता का जो बेसिकली नियम है, वो आत्मा की अनुभूति के पश्चात ही है। ये पहले तय होता है क्या? तो उससे पहले कुछ अंश में उसमें कम ज्यादा हो सकता है, उसमें क्षुब्धता रहेगी। मतलब एक आदमी जो है, जो पूरी तरीके से देखेंगे पशु मानव है, उसमें क्षुब्धता का लेवल अलग होगा, राक्षस मानव में अलग होगा, मानव में अलग होगा। जिसकी बुद्धि जागृत है, आत्मा जागृत नहीं हुआ, उसमें अलग होगा। क्या ये पकड़ में आ रही मेरी बात? पूर्ण मुक्ति किसी भी तरीके का शुद्धता नहीं है, वो आत्मा की अनुभूति के पश्चात ही है। इसी को अपन कह रहे हैं, जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि के लेवल पर देखेंगे तो सुख शांति संतोष आनंद, और आत्मा में जो हो रहा है परमानंद। इसी क्षुब्धता को हम यदि अलग अलग मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा के लेवल पर देखें तो उसको सुख शांति संतोष आनंद नाम दिया। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को समझने से पहले एक एब्सोल्यूट रेफरेंस को समझना होगा कि कोई एक एब्सोल्यूट स्थिति क्या है। उसके कंपैरिजन में अब हम जो एक कम वाली स्थिति है जहां पर अपूर्णता है, उसको हम कंपेयर कर पाएंगे। यदि हमको एब्सोल्यूट का पता नहीं है तो इस अपूर्ण में हम अच्छी तरीके से हम उसका एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एब्सोल्यूट जो स्थिति है मानव की, वो समझ में आई? हाँ जी, कि आत्मा तक अनुभव होने के बाद में वो नियम से ही जिएगा तो किसी किस्म का क्षुब्धता नहीं होगी। आते हैं, अब हम इधर आते हैं, मन वृत्ति चित्त के लेवल पे आते हैं। अच्छा ये बताइए, जानवरों में क्रोध होता है क्या? सर्वाइवल के लिए रिएक्शन होता है, बाकी क्रोध तो शायद नहीं बोलेंगे उसको। वही तो, क्रोध क्या चीज है? क्रोध में मतलब चित्त वृत्ति का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, ऐसा है? नहीं तो फिर क्रोध को किसको कहोगे? क्रोध यानी एक आवेश है, वो तो जानवरों में होता ही है ना भैया। मैं वही कह रहा हूं ना, तो उसको ही अपन शोध करते हैं, क्या क्रोध जानवरों में होता है या नहीं होता है? होता है, एक आवेश है और वो होता है। बाकी लोग बताएं। भैया अक्सर फील तो होता है, जैसे गली के डॉगीज होते हैं और जब कोई दूसरी गली का कोई डॉगी आ जाता है तो वो एकदम से ऐसे उसके ऊपर दहाड़ते हैं जैसे कि पता नहीं उनकी कौन सी सीमा के अंदर दुश्मन आ गए। तो उस टाइम बड़ा भयंकर वाला रूप उनका दिखने को मिलता है भैया। जैसे वो भौंकते हैं, जब वो चला जाता है उसके बाद उस पर प्रभाव होता है। एक मिनट, इस कुत्ते वाला एग्जांपल लेते हैं कि जब दूसरे जगह के कुत्ते आते हैं तो वो भौंकता है, फिर वो चला जाता है, उसके बाद अब ये भौंकना बंद करता है, तब उसकी स्थिति क्या रहती है? क्या वो स्वभावगति फिर नॉर्मल दिखते हैं भैया, फिर नॉर्मल दिखते हैं? मानव में देखेंगे तो जिसके साथ जो है झगड़ा है, वो आता है तो उसके साथ वो भी भौंकने लगता है और चला जाता है। उसके बाद भी रिएक्शंस रहते हैं रिएक्शंस। उसके बाद ये अंदर इसका चलता है ना, क्रोध चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है, एकदम से खत्म नहीं होता। तो वहां तो नहीं होता है, जानवरों में तो नहीं होता ये चीज। जानवर एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं जाते ही। अच्छा, हमारे में भी ऐसा हो जाता है, आया मैं भी भौंका, मतलब मैंने भी ये किया, उसके बाद चला गया, मैं भी शांत हो गया, तो मुझे कोई तकलीफ होता क्या? हमें तो तकलीफ होती है, हम लोग तो अंदर से रिएक्ट करते हैं। नहीं तो वही ना, हमारे में क्या होता है, उसके क्रिया हो जाने के बाद भी बहुत दिन तक उसका बना रहता है। हाँ रहता है भैया। ये नहीं रहता तो हमारे को कोई दिक्कत था क्या? फिर नहीं था, रहता है जी भैया, रहता है इसलिए तकलीफ है। रहता है तभी जैसे बच्चों में होता है, लड़ लेते हैं, फिर 2 मिनट बाद में दोस्ती हो जाती है। हाँ, बच्चे ऐसे होते, लड़के 2 मिनट में वैसे हो जाते हैं, लेकिन बड़े नहीं हो पाते। एक चीज है कि अपनी जो अनुकूलता जैसी हमने बना के देखी हुई है कि जैसे हमारे अनुसार चीजें होनी चाहिए, है ना, जैसा उसके एक तरीके से दिखना चाहिए, उसके विपरीत होता है तो उस पे वो क्रोधित होता है, मतलब उस पे वो एक आवेश प्रकट करता है।
जैसे जानवरों में देखेंगे, जी भैया। है ना, उसने बना के रखा हुआ है कि ये एरिया मेरा है, इसके अंदर किसी और का दबदबा नहीं हो सकता, या जो भी है यहाँ की जो चीज है उस पर मेरा अधिकार है। अब कोई दूसरा आ जाता है तो उसको वो चीज स्वीकार नहीं होता है, इस पे वो रिएक्ट करता है ना। तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। मानव में देखें तो क्रोध कैसे होता है, मानव का देखेंगे तो क्रोध कैसे होता है, क्या इसमें वृत्ति का इन्वॉल्वमेंट होता है क्या? जैसे कोई एक आदमी आया है ना, आपसे कुछ बातचीत करने लगा, मान लेते कोई भी एक घटना लेते हैं, जैसे हम किसी से कुछ काम करवा रहे हैं, है ना, और वो काम करने के पीछे जैसे हमने देखा कि भाई उसको हमने इतने पैसे दिए, उसने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, फिर वो हमारे पास आता है, फिर उससे बातचीत होने लगती है ना। बातचीत होते होते हम गुस्से में आते, लड़ने लगते हैं। तो मूल में मतलब वो कहां पर होता है, एनालिसिस वृत्ति में होना शुरू होता है कि नहीं? आपके विचारों में कॉन्ट्रडिक्शन होना शुरू होता है कि नहीं होता है? हाँ। उस विचारों में कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उसका प्रभाव मन पे पड़ने लगता है कि नहीं करने लगता है? मतलब एक लेवल से ज्यादा वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है तो अब वो विचार के लेवल पे नहीं रुकता। हाँ। वो अब आप रोक ही नहीं पा रहे। उससे पहले तक आप जो है उसको कंट्रोल किए हुए, इसको मतलब मन पे या मन के माध्यम से शरीर पे व्यक्त नहीं होने देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको अपने कंट्रोल में किए हुए, एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर अब जो है वो आपके नियंत्रण से बाहर हो गया। बिल्कुल। अब आप गाली गलौज करने लगते हैं या जो भी झगड़ा करने लगते हैं। तो यहाँ क्रोध का जो सोर्स देखेंगे, कहां से इनिशिएट हुआ है, क्या लगता है, मन से इनिशिएट हुआ या चित्तवृत्ति से इनिशिएट हुआ लगता है? हम अपने क्रोध की स्थिति को देखें ना, किसी भी क्रोध की स्थिति को, कहां से इनिशिएट हुआ लगता है ये? हाँ, ये वृत्ति में ही होता है बेसिकली। विचारों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या जैसे चित्रण में कोई पर्टिकुलर मान्यता है, जब वैसा नहीं हो रहा है तो फिर विचार उसको हाँ सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर वो स्टार्ट होता है। बताइए बाकी लोग। जानवरों में क्रोध जो दिख रहा है वो अलग चीज है, हमारे में जो दिख रहा है वो अलग है। यहाँ इनिशिएशन जो हमारा हो रहा है वो चित्तवृत्ति से हो रहा है। चित्तवृत्ति से जो उसमें हमारे को जो भी है, जो एनालिसिस हम नहीं कर पा रहे या हमारे अनुसार चीजें नहीं हो पा रही हैं, हमारे अनुसार चीजें नहीं हो पा रही हैं, वो अंतर्विरोध मन पे ट्रांसफर होता है। उसी को ही हम क्रोध आवेश कह रहे हैं। वो ट्रांसफर तो मन को ही होता है और फाइनली मन ही जाकर के शरीर के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो चित्तवृत्ति ही है। इसलिए डिफिनीशन देखेंगे, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। अक्षमता का मतलब चित्तवृत्ति का जो आपका एनालिसिस है वो नहीं है ठीक। जुमला कितना ही है ना। हाँ जी बिल्कुल। बाकी लोग बताइए। जी भैया जी, इसे जैसे चित्त वृत्ति से हम देख रहे हैं तो वहाँ इस बात को में भी और मुझे अपन वहां रुके रहकर उसको देखने का प्रयास करते हैं तो ये फिर दिखाई देता है कि मान्यता आधारित है, यानी स्वीकृति और अस्वीकृति, यानी विरोध अस्वीकृत हो रहा है तब ये सब प्रोसेस शुरू हो जाती है, चित्रण से विचार में द्वंद और फिर ये, और स्वीकृति बनती है तो फिर उसका प्रभाव एक अलग होता है भाव के साथ, ऐसा दिखाई देता है। बिल्कुल, मतलब वो हो सकता है कि किसी की जगह पर भी कोई एक क्रिया से किसी को क्रोध आ रहा हो, दूसरे को नहीं आ रहा हो। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, होता या है, जैसे उसी में पहले हमको आता था अब नहीं आता है ना। बिल्कुल, जैसे एक बच्चा है, वो मान लीजिए कुछ मतलब खेल रहा है या कुछ कर रहा है, तो यदि आप उसके माँ बाप हैं तो आपको नहीं गुस्सा नहीं आ रहा है,
यदि कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। तो कुल मिलाकर के मतलब जो माँ बाप है उसके चित्तवृत्ति में जो है वो स्वीकृत है, उस और दूसरे व्यक्ति में स्वीकृत नहीं है। घटना तो एक ही घट रही है। तो भैया इसको गिल्ट से जोड़ें तो फिर गिल्ट क्यों है? मतलब जैसे आपने बताया कि आत्मा में जब तक अनुभव नहीं होता तब तक किसी न किसी लेवल की क्षुद्धता तो रहेगी, पर वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वही कह रहा हूँ ना, वही ओरिजिनेट। जैसे अभी ये क्रोध वाली बात तो हो गई क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम यही बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक विधि से जब हमने एब्सोल्यूट को समझा, यदि वो इस स्थिति से भिन्न कोई भी स्थिति होगी उसमें आप पे क्षुब्धता होगी कि नहीं होगी, उसमें क्षुब्धता होगी कि नहीं होगी? जो तो जैसे एब्सोल्यूट हम अपन ने आपने एग्जांपल दिया कि अगर चोरी करना समाज में मान्य है तो नहीं होगी, ऐसा लगता है। मैं वही कह रहा हूं कि चोरी करना यदि मान लेते हैं कि उस व्यक्ति को स्वीकृत है भी, वो कितना भी चोरी करेगा क्या उसकी तृप्ति होगी? तृप्ति तो चोरी नहीं करते हैं उनकी भी नहीं होती है। मैं वही कह रहा हूं, तो दोनों की नहीं हो रही है। हाँ, है ना। चोरी करना नहीं करना देखेंगे उसके मूल में, जो चोरी किया उसने चोरी करके या जिसने नहीं किया, कुल मिलाकर के देखेंगे तो कुछ मतलब वो तृप्ति के लिए ढूंढ रहा है ना। हाँ। दो लेवल की देखिए क्षुब्धता है उसमें। एक तो हुआ चोरी किया, तो चोरी क्यों किया उसका रीजन होगा ना। तो जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी या किसी को पैसा चाहिए, आवश्यकता है, उसके पास नहीं है ना, इसके लिए उसने चोरी किया। ठीक है, चोरी करके उसने जो है जो भी है उसने अपनी भूख शांत की या जो भी किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक देखेंगे कि भाई भूख है, पेट में उसको भूख लगी हुई है और उसको मिल नहीं रहा है कुछ भी खाने को, उसको खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उसका दबाव पड़ा उसको किस पे? मन पे, कि भाई शरीर को भोजन दो। अब उसको दिख नहीं रहा है तो मन का प्रभाव फिर पड़ा चित्तवृत्ति पे कि शरीर को भोजन चाहिए। फिर उसने कहा भाई नहीं मिल रहा है, क्या करें, हम कहीं और रखा हुआ है बिना उसके परमिशन से ले लिया, इतना ही तो घटना है चोरी। चोरी घटना के रूप में देखेंगे तो क्या है, बिना दूसरे के परमिशन से ले लिया, वरना चोरी है क्या चीज? प्राकृतिक विधि देखे तो चोरी कोई घटना है क्या? वो भी उसका था क्या? वो तो प्रकृति में सबके लिए उपलब्ध है। एग्जैक्टली। अरे आपने एक घर बना लिया, ईटा पत्थर का एक दीवार बना दिया, उसके अंदर रख लिया, तो वो आपका हो गया। तो चोरी घटना के रूप में क्या है वही देखते हैं ना। अभी हम जैसे देखेंगे चोरी की घटना देखेंगे तो हमने एक दीवार बना करके उसके अंदर जो सामान रख लिया वो मेरा हो गया। अभी भी है ना, जैसे आप जो भी मान लेते अपने घर में जो भी सामान है उसको घर के बाहर रख दें, कोई उठा के ले जाए तो उसको चोरी कहेंगे क्या? हाँ, क्योंकि आपने क्लेम नहीं किया, दे दिया तो वो नहीं हुआ। हाँ, नहीं आपने नहीं भी दिया, मान लेते हैं कि आपकी अपनी जो भी टेबल कुर्सी है आपके अपने घर के बाहर रखी हुई है, सड़क पर रखी हुई है, उसको कोई उठा के ले जाएगा तो उसको कोई चोरी कहेगा क्या? नहीं कहेगा ना। हाँ। घटना के रूप में वही हुआ, लेकिन वो आपके घर से उठा करके ले गया तो वो चोरी हो गया। एक ही मान लेते कोई एक सामान है, मतलब कुर्सी टेबल कुछ भी लिख लेते, तो एक कुर्सी है एक सड़क पे आपने उठा के रख दिया, उसको उठा के कोई ले गया और एक आपके घर से अंदर आके घुस के ले गया, तो कुल मिलाकर के हम होल वर्ल्ड इज साइकोलॉजिकल भैया। हाँ, मानसिकता ही है ना इसमें, तो वही कुल मिलाकर के यही तो मानसिकता है। अभी जो ये असामाजिकता है उसके कारण हमारे में अभी ये चोरी एक घटना जैसी लगती है। समाज में कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। यदि मानवीय व्यवस्था हो तो क्या लगता है कि चोरी कोई घटना होगी क्या? चोरी का कारण क्या है? ये जो देखेंगे अमीरी गरीबी में संतुलन नहीं है, यही तो घटना है ना चोरी। पूरी तरह से ऐसा भी नहीं कह सकते।
कईयों के पास होता है तो भी चोरी करनी, ये बड़े बड़े जो होते हैं, हम फैक्ट्री आपको वाले भी लगता वो चोरी करते ही हैं, उनके पास तो है। नहीं नहीं, वहां क्या संतुलन है? वो वहां आपको तो लगता है, मानसिकता के, आपके कंपैरिजन में लगता है उनके पास है, लेकिन उनको नहीं लगता है ना कि उनके पास है, उनको लगता है बहुत कम है। वो तो पूरा कभी होने वाला नहीं है। तो हाँ, वही वो कहा, मानसिक गरीबी तो है ही ना। आप अपने कंपैरिजन में उसको देख रहे हो, उसके पास तो है, तो फिर क्यों चोरी कर रहा है? लेकिन वो तो देख रहा है दूसरे कंपैरिजन में कि मेरे पास तो बहुत कम है। वर्ल्ड में जो नंबर 1 है वो भी काले धंधे करता ही है कमाने के लिए। क्योंकि उसको भी कम लगता है, क्या कीजिएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण भाग है कि अब हम लोग वापस आते हैं कि जो षड आवेश बताए गए जो जीवन में होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना। तो जैसे देखेंगे कुछ जो है सम्मोहन पूर्वक है, काम हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, मद हो गया, ये सम्मोहन पूर्वक है। जैसे चोरी कहे तो वो लोभ वश ही है, उसके मूल में देखेंगे तो लोभ एक आवेश हुआ। हाँ। ठीक है, तो ये आवेश जो है ये षड आवेश कहे गए। इन आवेशों से जीवन की तृप्ति नहीं है, क्योंकि इन आवेशों की निरंतरता नहीं है। ये अच्छा। आवेश जो है वो आवेश बेसिकली स्वभाव गति नहीं है। जैसे आप गुस्सा करना चाहिए, क्या लगातार क्रोध कर सकते हैं क्या? लगातार क्रोध मतलब आप हमेशा ही क्रोध में रहे, हालत खराब हो जाएगी। थोड़ी देर क्रोध आता है, एकदम दिमाग सर फटने लगता है, नहीं फटने लगता है, एकदम भगा उसको यहाँ से, हमको थोड़ा रेस्ट करने दो। करते हैं कि नहीं करते हैं? जिससे गुस्सा आता है तो आप उससे दूर भाग कर कहीं दूसरी जगह जाकर के रेस्ट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि वो आपको स्वीकार नहीं है। यह सामाजिक दबाव बस है, या मतलब एक तरीके से कहें कि ये आवेश जो होता है जो स्वभाव गति से भिन्न है वो आपको स्वीकार नहीं है। तो जो चित्त वृत्ति में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, वो जो कॉन्ट्राडिक्शन है आप लगातार नहीं झेल सकते। अच्छा। प्राकृतिक विधि से वो जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कॉन्ट्राडिक्शन आप लगातार नहीं झेल सकते। है ना। तो जो हम ये बोल रहे हैं, चाहे वो क्रोध जो जिसको भी कर रहे हैं मान्यतावश भी हो या जीवन में वो प्राकृतिक विधि से भी हो सकता है, क्योंकि ये जो एक षड आवेश है वो जीवन को स्वीकार होता ही नहीं है। जीवन को स्वीकार नहीं होने का मतलब जो है चित्त वृत्ति का नियंत्रण नहीं होना, मन वृत्ति चित्त का नियंत्रण आपस में नहीं होना, सामंजस्य नहीं होना। कुल मिलाकर इतना ही तो है। वो सामंजस्य की स्थिति पाने तक जो है वो दबाव है ही प्राकृतिक विधि से। यदि सामंजस्य हो गया होता तो बुद्धि और आत्मा की जागृति की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा, जब तक बुद्धि की जागृति नहीं होगी, मतलब तब तक इनमें सामंजस्य भी नहीं होएगा। कैसे हो? क्या नियंत्रण होता है चित्त वृत्ति का? मन के ऊपर नियंत्रण होता है? नहीं होता है। नहीं होता। तो ये जो क्रोध कहें या जो भी ये कहें, कुछ जो घटनाएं हैं जिसमें जो बोल रहे हैं कुछ मान्यताएं बस भी हो सकती हैं और कुछ प्राकृतिक। तो जैसे कई बार कुछ भी कहें, कितना भी कर ले, मान्यता बस हो या कुछ भी है, तृप्ति दोनों ही स्थिति में नहीं है। चोरी जिसने किया और जिसने नहीं किया, क्या दोनों ही तृप्त है क्या? अभी भी तो दिखते हैं ना, सारे मानव दिखते हैं। जो चोरी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, क्या दोनों में तृप्ति है क्या? दोनों में ही नहीं है। दोनों में ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो तृप्ति और ये जो जो चीज है उसमें चित्त वृत्ति को ही देखना पड़ेगा, मन वृत्ति चित्त की क्रिया को देखना पड़ेगा। उसका इनिशिएशन कैसे हो रहा है वो डिफरेंट मुद्दा है। अब जैसे एक बात हो गई चोरी वाली बात कि भाई हमारे को जो खराब लगा वो मान्यतावश लगा या कुछ प्राकृतिक विधि से था इस कारण से लगा, है ना। तो वहां पर वही जो मतलब एक हो सकता है कि यदि आपकी मान्यता में है कि चोरी करना पाप है तो आपको इमीडिएट उसी समय उसका प्रभाव दिखने लगा जीवन में, इमीडिएट उसी समय दिखने लगा।
और जिसमें मान्यताएं में नहीं है कि भाई चोरी करना गलत नहीं है, चोरी करना सही है, उसमें इमीडिएट नहीं दिखा, लेकिन हाँ वो जो भी चीज लाया उससे उसकी तृप्ति हुई क्या? हाँ, तृप्ति नहीं होती वो एक अलग बात है, हाँ लेकिन हाँ वो करते चले जाते हैं। हाँ, जो भी देखिए, फाइनली देखेंगे इतना ही है कि मान्यताएं होने से आप में इमीडिएट वहां पर चित्तवृत्ति जो है वो उसमें रिएक्शन होने लगता, कॉन्ट्रडिक्शन होने लगता है ना। तो एक लेवल के कॉन्ट्रडिक्शन से ज्यादा होने को ही तो हम अलग कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो हमेशा ही है। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन कुछ समय के लिए है या हमेशा ही बना हुआ है? क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन मतलब थोड़े समय के लिए है या हमेशा ही बना हुआ है? क्या लगता है? वो तो थोड़े समय के लिए ही लगता है। वही ना, इसी को पहचाना जाए कि थोड़े समय के लिए ही है या उससे पहले भी था। वो चोरी करने का निर्णय जो हुआ वो तो पहले से ही था ना, कि भाई वो शरीर मूलक विधि से जीना चाह रहा है। शरीर मूलक विधि से जो वो जीने का जो अभ्यास है, वो कंट्रडिक्शन तो पहले से है ना जीवन में। नहीं है? जो मूल हाँ रूप में देखेंगे तो भ्रम तो पहले से ही है। हाँ, शरीर फिर मूलक चाहे विधि से, समाज की मान्यता हो या नहीं हो, वो कुछ भी करे, वो तृप्त तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। सही है। अब उसमें मान्यता में कुछ था तो वो इमीडिएट उसका रिएक्शन होने लगा उसके हाँ अंदर। नहीं है तो भी उससे उसको कोई तृप्ति नहीं मिलने वाली है। तो दोनों ही केस में तृप्ति नहीं है, एक में ज्यादा अतृप्ति, एक में कम अतृप्ति, इतना ही तो मुद्दा है। तृप्ति दोनों में ही नहीं है। क्या ये कहना ठीक है? हाँ ये ठीक है। बताइए, इस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है, मेरा भी अनुमान है। इस पर डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है कि फिर अपन पहुंचेंगे कहीं पर। हाँ जी, ये तो समझ में आता है कि ये शरीर मूलक विधि से जीता है इसलिए। जैसे अब एक ये देख लेते हैं दूसरा मुद्दा। जैसे मान लेते हैं कि चोरी करने की जगह जैसे स्व नारी स्व पुरुष, ये वाला मुद्दा है। तो जहां पर स्वीकृत है, क्या वहां पर जैसे मतलब क्या वो करके वो तृप्त होंगे क्या? एक्चुअली मैं अभी इसी पॉइंट पे एग्जांपल देने वाली थी। जैसे जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में मतलब लाइक इट्स अ कॉमन थिंग कि भाई ठीक है, एक से वो नहीं ही बननी होती है, क्योंकि रिलेशनशिप का तो मूल आधार तो पता ही नहीं है, मूल्य पता नहीं है। थोड़े दिनों में ब्रेक हो जाता है तो वो दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, फिर अच्छा उसमें कोई गिल्ट भी नहीं है कि ठीक है हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है ना। तो उसको ले लें तो उधर उधर उनको गिल्ट नहीं है पर तृप्ति भी नहीं है। यहाँ पे शायद थोड़ा गिल्ट हो जाएगा, तृप्ति यहाँ पे भी नहीं है ना। उसको भी अपन सोच लेते हैं। भैया इसको दोनों ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि जीवन जो है 10 क्रियाओं का समुच्चय है, अलग अलग तो नहीं है, एक साथ है सब, इनको अलग अलग करके नहीं कर सकते हैं। और जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं, स्वीकृति आत्मा को तो नहीं होती उसकी, और जब आत्मा को स्वीकृति नहीं है तो आत्मा तो तृप्त हो ही नहीं। तो सारे लेवल्स पे तृप्ति नहीं हुई तो इसका मतलब जीवन पूरी तरह से तृप्त तो नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा को तो स्वीकार नहीं होगा ना ऐसा। देखिए, वही अभी जब हम भ्रमित अवस्था में है तो क्या इसमें आत्मा और बुद्धि का प्रभाव बना हुआ है क्या? वही तो मेन प्रश्न है। वो ये मुद्दे पे पहले हम लोग आ जाते हैं। ये बढ़िया है कि अपने पास 15 मिनट का समय भी है। भैया तो फिर प्रभाव की जहां तक बात है, मानव रूप में हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आज से पहले हमें पता भी नहीं था। बट जीवन में तो 10 क्रियाओं का समुच्चय है, वहां तो बुद्धि और आत्मा है ही है ना। हमें नहीं पता था, हमें आज सुनने मिल रहा है ऐसा। बट एक्चुअली फैक्ट तो यही है। उसको अलग कर काट के अलग तो नहीं कर देंगे कि हम इतने ही क्रियाओं में तृप्त हो जाएंगे, वो तो होगा ही नहीं कभी जीवन तृप्त।
एब्सोल्यूट हमने बात कही कि एब्सोल्यूट जो तृप्ति है तो पूर्ण जागृति से ही है, तब भी होगी। अब देखेंगे इसमें, इसको अपन समझते हैं, है ना। चित्त में जैसा अस्तित्व है उसके अनुसार ही उसमें चित्रण हो रहा है या उससे अन्यथा भी चित्रण हो सकता है। अभी भ्रमित अवस्था में जो हम भ्रमित चित्रण कर रहे हैं, मतलब अस्तित्व जैसा है वैसा चित्रण ना हो करके उससे अन्यथा चित्रण हो रहा है। ठीक है, अन्यथा ही हो रहा है जी, अन्यथा बिल्कुल अन्यथा ही हो रहा है। तो जैसा अस्तित्व है वैसा यदि चित्रण नहीं हुआ तो हमारा जो विश्लेषण है, जो वृत्ति है, जो विचार होगा वो भी वैसा नहीं होगा। वो वैसा नहीं होगा तो जो मन से हम जो व्यक्त होंगे शरीर के माध्यम से वो भी वैसा नहीं होगा। तो ये क्षुब्धता तो बनी हुई है। अब ये बात आती है कि अस्तित्व जैसा है वैसा ही हमारे में चित्रण बन जाए। अस्तित्व जैसा है वैसा ही चित्रण हमारे में बन जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तब नहीं होगी क्योंकि नहीं तालमेल हो होगी। जाएगा फिर। हाँ, हाँ, अब यही बात है कि अस्तित्व जैसा है वैसा ही चित्रण हमारे में कैसे बने, और जैसा चित्रण बना वैसा ही वृत्ति में विचार कैसे बने। तो बात यही हो रही है कि कुछ लेवल की जो बेसिकली समझने का काम है, अस्तित्व जैसा है उसमें से कुछ भाग चित्त के नियंत्रण, मतलब चित्त को होता है, जिसको कहें साक्षात्कार। अस्तित्व जैसा है उसका कुछ भाग चित्त को पता चलता है, जिसको साक्षात्कार करें। कुछ भाग उसको नहीं पता चलता, कुछ भाग बुद्धि को ही पता चलेगा, चित्त में उसका पता नहीं चलेगा, साक्षात्कार में उसका पता नहीं चलेगा। कुछ भाग कहां जाके पता चलेगा? बुद्धि में ही जाके पता चलेगा। और जो कुछ और बचा हुआ भाग है वो बुद्धि को भी नहीं पता चलेगा, वो आत्मा को जाके पता चलेगा। मतलब व्यापक का पता बुद्धि को नहीं चल सकता, व्यापक का अनुभव बुद्धि नहीं कर सकता, व्यापक का अनुभव आत्मा ही करेगा। अब एक बार आत्मा में अनुभव हो गया पूरा, उससे मतलब आत्मा में लास्ट फाइनल अनुभव होना है, उससे पहले का सारा कुछ जो समझने वाला काम है वो हो चुका है, कुछ भाग बुद्धि में हो चुका है, उससे पहले चित्त में हो चुका है। तो जब तक हमारे को साक्षात्कार हुआ है लेकिन जो बुद्धि में अवधारणा नहीं हुई, बुद्धि में जो समझने वाला काम है वो नहीं हुआ है, आत्मा में जो व्यापक का अनुभव होने वाला काम है वो नहीं हुआ, तो क्या हमारा चित्त में जो चित्रण हो रहा होगा वो पूर्ण होगा या अपूर्ण होगा? थोड़ा बहुत बाकी ही रहेगा। थोड़ा बहुत बाकी रहेगा। तो जितने अंश में बाकी रहेगा उतने अंश की आपको क्षुब्धता होगी कि नहीं होगी? ओके। और जितने अंश में आपका हो चुका है साक्षात्कार उतने अंश में आपको क्या होगा? उसका सुख शांति होगा, उसका उसमें तृप्ति हो जाएगी। हाँ, तृप्ति होगी। तो अल्टीमेटली अस्तित्व जैसा है वैसा ही हमारे चित्त में चित्रण कब होगा? जब तक आत्मा में पूरा अनुभव नहीं होता, क्योंकि समझने की जो भी वास्तविकता है वो पूरा होने पर ही ना चित्त में उसका कंटेंट आएगा। तो एक बार आत्मा में जब उसका पूर्ण अनुभव हो गया उसके बाद अब जो बुद्धि में है वो आत्मा का भी कंटेंट आ गया जो पहले मिसिंग था। चित्त में वो कंटेंट आ गया जो सिर्फ मतलब चित्त में था, जो बुद्धि और आत्मा दोनों का ही कंटेंट नहीं था चित्त में, अब वो भी आ गया उसमें। अब इसमें जो चित्रण होगा वो पूरी वास्तविकताओं का ही होगा, कोई भ्रम का चित्रण होगा ही, और उसके अनुसार ही उसका वृत्ति में विश्लेषण होगा और मन के द्वारा वो व्यक्त होगा। अब कहीं पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। ठीक है यहां तक? जी, है ना। इसलिए मतलब ये जो भी हम बात कर रहे थे ना अभी कि कुछ मान्यताओं के आधार पर भी हो सकता है कि हमारे को खराब लगता हो, या फिर हो सकता है कि मान्यताएं नहीं प्राकृतिक विधि से, तो दोनों ही चीजें एक इमीडिएट है और एक कुछ मतलब लॉन्ग टर्म में अतृप्ति दोनों ही केस में होनी है। अतृप्ति दोनों ही केस में होने वाली है।
ठीक है। तो ये एक मतलब देखेंगे कि प्रकृति में एक ये जो कहेंगे हमारी जो बनावट है ये जीवन की है, जिसको हम ज्ञान अवस्था बोल रहे हैं, उसमें वो सही का जो भी अस्तित्व जैसा है, यदि उसका चित्रण नहीं हुआ और उसके अनुसार विश्लेषण, या मतलब जो सही है उसी को तो हम क्या करें, न्याय धर्म सत्य कह रहे हैं। मतलब वास्तविकता के चित्रण का ही विश्लेषण को हम न्याय धर्म सत्य कह रहे हैं। मतलब दृष्टि वही हुआ, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि। तो वो वास्तविकता के उसमें इनपुट हुए बिना उसका प्रिय न्याय धर्म सत्य का दृष्टि होता ही नहीं है। तो न्याय धर्म सत्य की जो पूर्णता है वो तो अनुभव के बाद ही है, उससे पहले बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं, जितना हुआ चित्त में साक्षात्कार हुआ तो उतने लेवल का उसमें जो भी होगा न्याय धर्म सत्य का होगा विश्लेषण। ठीक है ये जी। तो हम क्षुब्ध क्यों हो रहे हैं ये पता चला। फाइनली शुद्ध होने का क्या मैं ये बोलूं कि अस्तित्व जैसा है, यदि वैसा हमारे में चित्तवृत्ति में नहीं हुआ, क्रिया उस अनुरूप क्रिया नहीं हुई, तो क्षुब्धता होगी ही होगी। और वो होगा कैसे, तो उसकी पूर्णता तो आत्मा में अनुभव के बाद ही है, लेकिन शुरुआत चित्त में साक्षात्कार से ही हो जाता है, और उससे भी पहले हो जाता है। साक्षात्कार से पहले भी देखेंगे, भास आभास होने से भी क्या हम लोगों की क्षुब्धता कम हुई है कि नहीं हुई है पहले से, या हम अभी भी दर्शन में जुड़ने से पहले जितना हमारे में क्षुब्धता थी उससे कम हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या लगता है? हाँ जी। बाकी लोग बताएं। वो है कम, हुआ है। वो किस आधार पर हुआ है। दबाव कम हुआ है। वही तो, कैसे कम हुआ, क्या हुआ जो उससे दबाव कम हो गया। कुछ समझ बढ़ी है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कुछ सही का चित्रण होने लगा है हमारे में, ऐसा कहना बनेगा। पूरा नहीं है, आंशिक रूप में ही कहें, 2%, 4%, 5%, जो भी कहें, वो होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, और वो अस्तित्व सहज है, उससे इसलिए समझ वो कोई बोल रहे हैं कुछ। जी भैया जी, इसीलिए तो और निष्ठा बन रही है समझ पूरा करने के लिए। सब जुड़े हैं कि कैसा हम उसको देख पाए, समझ पाए। सहअस्तित्व जो नियम है उसका कुछ भाग तो समझ में आया है, और उसके अनुसार हम अपना कार्य व्यवहार करने लग रहे हैं, तो उसकी तृप्ति तो हो ही रही है। यदि नहीं होती तो हम इसमें क्यों निष्ठान्वित होते। नहीं, जो रियल चीज है, नेचुरल है, उसमें जाने से नेचुरली दबाव कम होता ही है। बिल्कुल, जो वास्तविकता है उसका कुछ भाग तो हमारे को इसको पठन करने से, इस पे थोड़ा बहुत सोचने विचारने से हमारे चित्तवृत्ति में होने लगा है। जो भी वास्तविकताएं हैं वो हमारे चित्त में स्टोर हो रही है ना कुछ अंश में। जी भैया, कुछ आंशिक तो होने लगी है, तभी हम यहाँ जुड़े हुए हैं। मेन बात तो ये भी है। बिल्कुल, वो होने लगा है, उसका प्रभाव अपने को दिखने लगा है, तो ये लगता है कि भाई और ज्यादा यदि वास्तविकता अपने में होने, मतलब समझ में आ जाए, तो हमारे में और भी शांति हो जाएगी, हमारे में तृप्ति और भी ज्यादा हो जाएगी। तो तृप्ति का मतलब ही है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का अलाइनमेंट। तो ये जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा वो प्रयासरत रहेगा, और उसी प्रयास में हम लोग सभी लोग हैं, ये प्राकृतिक विधि से। ठीक है जी भैया।
और बताइए, मेरे पास 2-4 मिनट है अभी। इसे ही भैया जी नियति विधि भी कह सकते हैं ना, नियति सहज। बिल्कुल रह सकते हैं नियति विधि। यानी ना? मूल रूप में परमाणु यानी तृप्ति होने की प्यास बनी है, जब तक वो अपने मंजिल तृप्त होने तक नहीं होगा तब तक ये निरंतर ये क्रिया विधि चलती ही रहेंगी। बिल्कुल चलता ही रहेगा जब तक ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में सामंजस्य नहीं हो जाता, तब तक वो उसके लिए बाध्य है। यानी चाह के भी हम इसे रोक नहीं सकेंगे, चाह के भी कि अब नहीं समझना, इस शरीर यात्रा नहीं अगली शरीर यात्रा, नहीं रुकने वाला काम है ही नहीं। है ही नहीं, क्योंकि मतलब प्रकृति की बनावट ही ऐसी है, अस्तित्व की बनावट ही ऐसी है। हम अस्तित्व की बनावट को समझ सकते हैं, उसके अनुसार जी सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। है ना? इसे सूचना रूप में ही जैसे हमें पहुंचा है, इसीलिए हमारी और समझने के, जैसे अक्षय बल अक्षय शक्ति तो जीवन में निरंतर है ही, फिर क्यों नहीं सही को समझा जाए, सही को देखा जाए, इसी में आगे काम किया जाए, क्योंकि क्रिया तो निरंतर होने ही वाली है। लेकिन समझने की प्यास हम सभी लोगों में बनी हुई है, हम पूरे अस्तित्व को समझना ही चाहते हैं। इनबिल्ट है, समाया ही है उसमें। बिल्कुल, क्योंकि समझने का देखेंगे तो भाई यदि ये नहीं होता तो आप हम सब क्यों जुड़े हुए? समझने की जिज्ञासा बनी हुई है वो प्राकृतिक विधि से। तो पूरे अस्तित्व को जब तक हम नहीं समझ लेते हैं, हमारे को तृप्ति मिलने ही नहीं वाली है। उतना पोटेंशियल इनबिल्ट है, क्षमता है समझने की, सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म है व्यापक प्राकृतिक विधि से। जी भैया जी, सुंदर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहे या फिर आज रोके? भैया मैंने कल के लिए सवाल डाल दिया है। ठीक है दीदी। अच्छा, जैसा चल रहा है क्लास ठीक है या इसमें कुछ बदलना है क्या है? क्योंकि सभी लोगों का रिस्पांस नहीं आता है तो पता नहीं चलता। एकदम जबरदस्त चल रहा है सर। ठीक है, बहुत ही अच्छा है भैया, बहुत क्लैरिटी है। क्योंकि मैं एक जो चीज चाह रहा था कि हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ व्यक्त होंगे ना, तो हम सभी का शोध जो होगा ना वो होगा प्रगाढ़ होगा। तो कुल मिलाकर के इसको अब कह रहे कि मेरा भी शोध प्रगाढ़ हो, आपका भी हो। तो ये मतलब वन वे ना होकर के इंटरेक्टिव हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी भैया, आगे से ध्यान रखेंगे, हम सब इन्वॉल्व होंगे। सभी लोग इन्वॉल्व, सब लोग सोचेंगे, सब अपनी बात व्यक्त करेंगे ना, तो क्या पता हो सकता है कि आपके किसी एक मतलब चीज से आप व्यक्त होंगे तो उससे मेरे को भी सोचने का बिंदु मिल जाए। तो ये एक कलेक्टिव थिंकिंग से ना मतलब हम ज्यादा किसी निश्चित जगह पे पहुंच सकते हैं। नहीं भैया, हम ये सोचते हैं हमें समझ आ रहा है तो हम बीच में फिर इंटरप्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा कुछ लगे कि नहीं मतलब इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसा है, इस तरीके से, है ना, तो आप रखिए, तो हो सकता है कि मतलब उससे हमारे को कोई और एक नई दिशा से सोचने का अवसर मिले। जी भैया, आगे से वो ध्यान रखेंगे। हाँ जी भैया, थैंक यू। रुकते हैं आज यहीं पर फिर। जी भैया, ठीक है, नमस्ते सभी लोगों को। सबको नमस्ते। धन्यवाद।